अध्याय 481 एक शक्तिशाली चुनौती देने वाला शामिल हो गया है। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू ने उनके प्रस्ताव पर अपना सिर हिलाया। क्या बात है, हम दोनों के प्रति इतना अविश्वास है ना? माली ने तीखा स्वर में व्यंग्य किया। अरे बात ये नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम दोनों सच में सोचते हो कि तुम रहस्यमयी पेड़ के रस की कुछ बूंदों के लिए पूरे मैग्नम सोलिस के हर बड़े बेहद प्रेरित परिवार को हरा सकते हो? शिम्यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कि सफलता की दर इतनी कम है कि इतनी मेहनत के लायक नहीं है, और अगर तुम इसे किसी बड़े संयोग से हासिल भी कर लेते हो तो क्या तुम सच में इसके लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हो? ठीक है, अगर आपकी चिंता अनुपातहीन रूप से न्यूनतम इनाम की है तो मैं भाईशी को आश्वस्त कर सकता हूँ कि सिल्विन किंग का हर एक अंक अपने आप में एक अनमोल खजाना है। जरूर, पवित्र वृक्ष द्रव के सामने वे फीके पड़ गए, लेकिन उसे छोड़कर वे पूरी तरह से ध्यान और प्रयास के हकदार हैं। दरअसल जो लोग पिछली प्रवेश परीक्षाओं में इसके व्युत्पन्न रूप को हराने में कामयाब रहे उन्हें सिर्फ स्वर्ग श्रेणी के दानव नाभिक से भी ज्यादा लाभ मिला। आप जानते हैं सिल्विन किंग के असली रूप के बारे में हम और क्या कह सकते हैं? माँ लॉन्ग ने हल्के से हंसते हुए कहा। शिम्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह चिंतनशील मौन में डूब गया। देखो भाईशी, ये देखकर कि शिम्यू अपनी बहन की बातों से थोड़ा भावुक हो गया था, माली ने आखिरकार अपनी तरफ से कोशिश करने का फैसला किया। क्या तुमने कभी बिना कष्ट के कुछ हासिल नहीं वाली कहावत सुनी है? अगर हम आगे बढ़कर कुछ जोखिम नहीं उठाएंगे तो इस पूरी घटना से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये देखते हुए कि तुम दोनों इस शी को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, वह भी अपनी किस्मत आजमाने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। शिम्यू ने आखिरकार सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन प्लीज रास्ते में मुझे इस सिल्विन किंग के बारे में और बताओ। ऐसा करके बहुत खुशी हुई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मालॉन्ग ने तुरंत जवाब दिया। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। आधे घंटे से अधिक समय हो चुका था जब तीनों ने बातचीत करते हुए शिम्यू को और अधिक जानकारी देते हुए अपनी यात्रा फिर से शुरू की। मुझे नहीं पता था कि यह सिल्विन किंग चीज इतनी शक्तिशाली हो सकती है, शिम्यू ने हौंकते हुए कहा। हाँ, सिल्विन किंग खजानों का भंडार है और साथ ही उस खजाने का संरक्षक भी। इसे गिराने के लिए हमें आपकी शक्ति और विशेषज्ञता की सचमुच जरूरत होगी भाईशी। मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ, माँ लॉन्ग ने शिम्यू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओह ठीक है, आपका छोटा आत्मा पालतू तोता कहाँ है भाईशी? माली ने अचानक कहा। शिम्यू ने माली को एक नजर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, जानती हो, मैं सोच में पड़ गई हूँ कि तुम इस शी की वशीभूत आत्मा पर इतना ध्यान क्यों देती हो। ये तो बस एक आम पक्षी है। अरे क्या तुम्हें सच में पता है कि टिपिकल का क्या मतलब होता है? वह पक्षी बहुत चालाक है। इसमें नापसंद क्या है? माली ने कहा, फिर उसकी आवाज अचानक धीमी, ज्यादा भावुक हो गई। सच कहूँ तो इस नीच पक्षी के पास पहले भी एक ऐसा ही स्पिरिट पेट हुआ करता था, लेकिन वह कई साल पहले इस नीच पक्षी की जान बचाने के लिए गिर गया था। तुम्हारा पक्षी मुझे सचमुच उसकी याद दिलाता था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई माँ इतने भावुक किस्म के होंगे। शिम्यू ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि भाई माँ शी के इस फैसले को समझेंगे कि उन्होंने चिड़िया नहीं बेची, क्योंकि तुम्हारी तरह ही ये भी बरसों से मेरा साथी रहा है। अगर हम फिर से कीमत पर बातचीत करें तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि यह बिक्री के लिए भी नहीं है। देखो, चलो मेरी वशीभूत आत्मा वाली बात को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं इसे नहीं बेचूंगा, यह एक अटल निर्णय है, शिम्यू ने दृढ़ता से कहा और हाथ हिलाकर मना कर दिया। हमने काफी आराम कर लिया है ना? चलो बस अपनी मंजिल तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह बगल में खड़ी माँ लॉन्ग की ओर मुड़ा। सेक्ट फेलो शी, 1 मिनट रुको, लड़की ने उसकी नजरों से मिलते ही जवाब दिया। उसने अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली के बीच से लाल रोशनी की एक धारा निकली। लाल रोशनी के बीच लगभग 2 इंच लंबी एक मछली की छोटी सी कांसे की मूर्ति थी, जिसकी सतह पर सांप के आकार के पैटर्न उकेरे हुए थे। वह क्या है? शिम्यू ने हैरान होकर पूछा। कांच से उकेरी गई कांस्य काप मेरे एक पूर्वज ने इसी जगह के केंद्र से प्राप्त एक खनिज पत्थर से बनाई है, माँ लॉन्ग ने बताया। इसका गुप्त क्षेत्र के केंद्र से एक तरह का संबंध है जिसने हमें जंगल में भटकने से बचाया। उसने धीमी आवाज में एक अस्पष्ट मंत्र बुदबुदाया। जवाब में कांस्य काप की सतह चमकने लगी और फिर उसकी हथेली से कई इंच दूर तैरते हुए धीरे धीरे घूमने लगी। तभी काप की आंखें अचानक लाल हो गईं और घूमना बंद हो गया तथा उसका सिर एक विशेष दिशा में स्थिर हो गया। तीनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और बिना कुछ कहे जंगल में अपनी यात्रा पुनः शुरू कर दी, जिस दिशा में कांस्य काप ने इशारा किया था। रास्ते में उन्हें तरह तरह की प्रजातियों की ढेरों लाशें मिली। जिंदा रहते हुए चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, मरते हुए वे सब एक जैसे ही दिखते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी भद्दी भद्दी मुस्कान थी, जबकि उनका शरीर विभत्स अवस्था में पहुंच गया था। जाहिर था कि वे सभी उन भयावह जड़ों के हमले का शिकार हो गए थे। इन लाशों को देखकर तीनों अपने आसपास के वातावरण के प्रति और भी अधिक सतर्क हो गए थे, लेकिन सौभाग्यवश उन पर अब उन जड़ों का हमला नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ये थी कि इन लाशों के कई भंडारण उपकरण और किंग शान आदेश अभी भी पास ही थे। इसलिए तीनों ने उन सभी पर अपना दावा किया और हर आत्मा पत्थर, कच्चा माल, खजाना और दानव नाभिक को तीनों में बांट लिया। 3 दिन बाद शिम्यू के संचित अंक 30 मिलियन के करीब पहुंच गए थे, जिससे उन्हें रैंक में तेजी से ऊपर उठने में मदद मिली।
अब उन्होंने लगभग 180वां स्थान हासिल कर लिया था, जिसका मतलब था कि 108 की सूची तक पहुंचने से पहले अभी भी काफी दूरी तय करनी थी। ये स्पष्ट था कि वे अकेले नहीं थे जो मृत लोगों के किंग शान आदेश एकत्र कर रहे थे। इस समय तक प्रतियोगियों की संख्या लगभग 2300 तक सीमित हो चुकी थी। एक दिन चला गया था। तीनों एक अंधकार में आदिम जंगल में पहुंच गए थे। यहाँ हर एक पेड़ औसतन लगभग 100 गज ऊंचा था और उनके तने गहरे हरे रंग की काई से ढके हुए थे, जिससे पूरा इलाका काफी नम लग रहा था। 500 गज और हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मा लोंग ने घोषणा की, कांस्य काप के चारों ओर अपना हाथ बंद करते हुए और उनसे आगे की दिशा की ओर इशारा करते हुए। शी म्यू ने जहाँ इशारा किया था वहाँ देखा और जहाँ तक हो सका देखा। उसे बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे, गहरे हरे पत्तों वाले विशाल पेड़ों की परतें। जंगल के राजा का एक भी नामोनिशान नहीं था। गगग उनके सामने की दिशा से अचानक बिजली गिरने जैसी आवाजें उठीं, जिससे पूरे रास्ते में झटके महसूस हुए और विशालकाय पेड़ हिल गए। शी म्यू के चेहरे के भाव बदल गए और वे उस दिशा में दौड़ने लगे। इस बीच भाई बहन की जोड़ी ने एक दूसरे को देखा और फिर उसके पीछे चल पड़े। वे जहाँ थे वहाँ से लगभग 100 मील दूर शी म्यू एक खुले मैदान में पहुंचे। ये पेड़ों से बलपूर्वक साफ किया गया होने के कारण साफ किया गया था। पृथ्वी पर 1 दर्जन से अधिक विशालकाय पेड़ हर जगह बिखरे हुए थे, जबकि टूटी हुई शाखाएं, टहनियां और पत्तियां हर जगह जमीन पर बिखरी हुई थीं। जैतून हरे रंग के फटे हुए तने के एक टुकड़े पर एक विशालकाय आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। वह आकृति शी म्यू का रास्ता रोक रही थी। आकृति ने एक लंबा हरा चोगा पहना हुआ था और कमर पर एक पट्टा बंधा हुआ था। उसकी पीठ पर हरे पंखों का एक जोड़ा था, जो अब उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ था, और उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आंखें आसमान की ओर तान दी। ऐसा लग रहा था कि आकृति ने शी म्यू के आने पर ध्यान ही नहीं दिया। शी म्यू तुरंत इस व्यक्ति से सावधान हो गया, लेकिन वह कुछ देर तक उस आकृति की आंखों का अनुसरण करते हुए अपनी निगाहें आकाश की ओर हटाने से खुद को नहीं रोक सका। काबूम! एक बार फिर गड़गड़ाहट हुई, जिससे जंगल एक बार फिर कांप उठा। हवा में विशाल हरे कोहरे का एक बड़ा गुब्बार था, जो पूरी तरह से विघटित होने से पहले आग के एक अन्य विशाल गोले से जोरदार टक्कर मार रहा था। हरा कोहरा ठोस और अमूर्तता के बीच में टिका हुआ सा लग रहा था। हरा प्रकाश उसके भीतर गहराई तक समाया हुआ था, जबकि प्रकाश की सबसे बाहरी परत काफी धुंधली थी। आग के गोले से टकराने के बाद कोहरा भाप छोड़ता हुआ सा लग रहा था। इस बीच विशाल आग के गोले की सतह लाल लपटों से धधक रही थी और उसकी सतह पर हरे रंग की धुंधली लपटों के छोटे छोटे गुबार उठ रहे थे। वे आग के गोले से छूटकर धरती पर गिर रहे थे। उनमें से एक शी म्यू के पास गिरा, जिससे धरती पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। शी म्यू ने अपना ध्यान आग के एक झोंके की ओर लगाया और देखा कि पृथ्वी पर उतरने के बाद बुझने के बजाय आग का गोला पृथ्वी में जलता रहा तथा पृथ्वी में और अधिक गहराई तक धंसता चला गया। शी म्यू का दिल धड़क उठा। उसे इस विशाल आग के गोले में कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। बूम बूम बूम! हवा में विशालकाय आग का गोला अचानक तेजी से फैल गया और मुट्ठी के आकार के कई लाल आग के गोलों में विभाजित हो गया, जो उल्कापिंडों की बौछार की तरह हरे कोहरे की ओर बढ़ गए। हरे कोहरे के भीतर रोशनियां चमक उठीं, क्योंकि हरे कोहरे के कुछ हिस्से भौतिक रूप में परिवर्तित होकर पन्ना के अर्धचंद्राकार आकार में बदल गए तथा उल्कापात के हमलों का सामना करने लगे। पुआत पुआत पुआत! विस्फोटकों की एक श्रृंखला ने आकाश को हिलाकर रख दिया, जो अब हरे कोहरे के एक बड़े समूह से भर गया था, क्योंकि दर्जनों आग के गोले पेड़ों पर लगातार गिर रहे थे और तब तक टूटते रहे जब तक कि उनमें से हर एक टूटकर बिखर नहीं गया। इसी बीच आसमान से हरा कोहरा गिर गया और बड़े पेड़ों पर धीरे से छा गया। जैतून हरे रंग के विशाल वृक्ष अचानक मुरझाकर पीले पड़ गए, मानो उनमें से सारा पानी सूख गया हो। फिर एक झटके में वे राख जैसे सफेद हो गए, मानो आग में भून दिए गए हों, और फिर पूरी तरह राख में बदल गए। शी म्यू और उसके नए दोस्त भयभीत होकर कुछ कदम पीछे हट गए। तभी वह विशालकाय आकृति अचानक मुड़ी और उनका सामना किया। वह जवान दिखता था, लेकिन उसका चेहरा बाज जैसा तेज था। वह थोड़ा दुबला पतला लग रहा था। उसके गालों की हड्डियां उसके चेहरे से बाहर निकली हुई थीं और उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज शायद उसकी लंबी नुकीली नाक थी। टेढ़ी नाक वाला वह युवक कुछ देर तक शी म्यू और उसके दोस्तों को देखता रहा और फिर होठों पर एक अप्रत्याशित मुस्कान बिखेर दी। फिर अचानक उसका शरीर धुंधला हो गया और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। शी म्यू के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। उसका शरीर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रहा था। वह झपटा जैसे ही उसने अपना ब्लैक मीटिप्रोट आयरन ब्लेड निकाला और जोर से वार किया। अस्चल! तलवार से काली चमक की एक परत निकली और काली तलवारों की 13 धुंधली मृत तृष्णाओं में बदल गई, जिसने शी म्यू के सामने के स्थान को ढक लिया। वाह! हवा में एक बहुत ही धीमी सी आवाज हुई जब काली तलवारों की मृत तृष्णाओं से भरे अंतरिक्ष में अचानक वह नुकीली नाक वाला युवक प्रकट हुआ। उसकी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच एक पन्ना हरा खंजर था, जिसका आकार विलो के पत्ते जैसा था। वह युवक विलो की शाखा की कोमल गति की तरह शान और सहजता से चल रहा था और 13 तलवारों के बीच से एक भी ब्लेड को छुए बिना बड़ी ही नाजुकता से आगे बढ़ रहा था। यह आदमी बिजली की गति से चलने वाली तलवारों की मृगमरीचिकाओं के बीच चमकता और पलकें झपकाता रहा, जिन्हें शी म्यू ने अंततः अपने शरीर को धुंधला करके ठीक उसी स्थान पर लौटाया जहां वह कुछ मिलीसेकंड पहले खड़ा था और शी म्यू की ओर मीठी मुस्कान बिखेर रहा था। ये सब पलक झपकते ही हो गया।
एक आम दर्शक को ऐसा लगेगा कि यह टेढ़ी नाक वाला युवक अपनी जगह से उठे बिना बस उनकी ओर मुड़ गया, हालांकि उसका शरीर कई बार धुंधला हो जाता था। शी म्यू को पहले से ही पता था कि ये सब उसकी जादुई आंखों का कमाल है। उसे शुरू से ही पता था कि उसके सामने खड़ा ये आदमी बहुत खतरनाक है। ओह हो, तुम मेरी छाया रहित गति तकनीक की एक झलक तो देख ही पाए, है ना? टेढ़ी नाक वाले युवक ने संतोष से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुम इस मामले में शामिल होने के लिए बाल बच गए। शी म्यू ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार को जोर से पकड़ लिया, बाएं हाथ को मुट्ठी में बांधकर अपनी आस्तीन में छिपा लिया, बिना एक बार भी अपनी नजरें उनसे हटाए। लेकिन उन दोनों बेकार के चारे को, जहां से भी निकल कर आए हो, भाग जाओ। तुम दोनों में से कोई भी बेचारा योद्धा मेरे एक भी वार से खुद को बचा नहीं सकता। उस टेढ़ी नाक वाले युवक ने शी म्यू के आक्रामक रुख को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान अपने पीछे खड़े भाई बहन की जोड़ी की ओर मोड़ दिया। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था। सिल्विन किंग का हर एक अंग बेशकीमती हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी तुम जैसे निकम्मे बेवकूफों के हाथों दागे जाने के लायक नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की बात सुनकर शी म्यू की भौहें तन गईं। उसने मुड़कर माली और मालॉन की ओर देखा और उसकी आंखें बेकाबू होकर फड़कने लगीं। माली उसके बाएं कंधे को पकड़े हुए था। उसका चेहरा डर से मुड़ गया था क्योंकि वह उस झुकी हुई नाक वाले युवक को देख रहा था। इस बीच मालॉन्ग अपने कागज जैसे सफेद परी से उसके दाहिने कंधे को दबा रहा था। ग्रहों से ग्रहों की यात्रा करते हुए शी म्यू ने बहुत सी चीजें देखी होंगी और सभी प्रकार के लोगों से मुलाकात की होगी। ये सौभाग्य की बात थी कि उसके पास खर्च करने के लिए मुट्ठी भर स्टार स्टोन्स थे, लेकिन फिर भी वह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। ऐसा प्रतीत होता था कि हुक्नुमा नाक वाला युवक सिर्फ शी म्यू की तलवारों की बारिश में ही नहीं उछल रहा था, बल्कि उसने माली और मालॉन्ग पर अपने खंजर से हमला करके उन्हें घायल करने का भी समय निकाल लिया था। शी म्यू ने पहले कभी किसी को इतनी तेजी से, इतनी चतुराई से, इतने भयावह तरीके से आगे बढ़ते नहीं देखा था। यदि उसकी जादुई उन्नत आंखें उसे उस आदमी की गतिविधियों की झलक पाने की अनुमति नहीं देती जिससे वह किसी प्रकार का बचाव कर पाता, तो शी म्यू को यकीन था कि वह भी इस आवारा के हमले का शिकार हो जाता। अध्याय 482 आंखों का टकराव। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद SS छाया रहित गति। इसका मतलब है कि आप लूननिक्स ग्रह के किंग झांग तियान हैं। छाया रहित गति शब्द सुनते ही मालॉन्ग चौंक कर उछल पड़ी और खुद को रोक नहीं पाए। माली अपनी बहन की बात सुनकर और भी ऊपर उछल पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, तुम किंग झांग तियान हो? ओह अच्छा, कम से कम गुफारवासी मुझे जानते तो थे। तो बताओ तुम दोनों अभी भी यहाँ क्यों हो? यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें कीमा बना दूं। किंग झांग तियान ने झटके से कहा। उसकी धंसी हुई आंखें आक्रामकता से चमक रही थीं। माली और मालॉन्ग ने एक दूसरे को घूरा। उनके हाव भाव से साफ जाहिर था कि वे उसके शब्दों का जवाब देने में असमर्थ थे। खजाने की खोज छोड़ने के लिए वे चाहे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हों, फिर भी वे वहीं अपनी कब्र नहीं देखना चाहते थे। सौभाग्य से किंग झांग तियान भी उनके किंगशान ऑर्डर में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसने दोनों को अपने जेट को कुचलने और परीक्षा छोड़ने के लिए नहीं कहा था। वे दोनों वहां अधिक देर तक नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए बिना कोई विरोध किए चले गए। शी म्यू के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर ये टेढ़ी नाक वाला युवक पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। वह भाई बहन की जोड़ी की ताकत और हुनर से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे पूरा यकीन था कि उन दोनों को धमकाना और बिना कोई जवाबी हमला किए कामयाब होना बस यही दर्शाता था कि इस युवक में कितनी ताकत हो सकती है। दोनों के चले जाने के बाद आकाश में रोशनी की लड़ाई हर सेकंड में तेज होती गई। हवा में हरे कोहरे का वह आवरण चमक रहा था। कोहरे का केंद्र 2 दिशाओं में फैला हुआ था और विशाल हरे पंखों का एक जोड़ा हवा में बेतहाशा फड़फड़ा रहा था। उसके हर प्रहार से उसके पंखों से हरे कोहरे की नई लहरें निकलती। जैसे जैसे पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, केंद्र में आने वाले हरे कोहरे के हिस्से अधिक से अधिक स्पष्ट होते जा रहे थे, यहाँ तक कि कोहरे के केंद्र में चिंगारियां भी निकल रही थीं, जिससे पूरा दृश्य एक विशाल जेड हरे रंग के पक्षी जैसा लग रहा था। हरे कोहरे का विरोध करते हुए लाल आग का गोला अचानक अपने आकार से एक आकार बड़ा हो गया। उसकी बीच वाली लौ अब गहरा लाल नहीं बल्कि सुनहरी हो गई, जो एक भंवर की तरह अपने केंद्र की ओर घूमने लगी। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी तेज होती गई, भंवर तूफान की आंख की तरह तेजी से घूमने लगा। धीरे धीरे उसका रंग जलते हुए सफेद रंग में बदल गया, क्योंकि अदम्य ऊर्जा भीतर से गरज रही थी। फूह! कोहरे के विशाल हरे पंख जोर से फड़फड़ाए और हरे कोहरे की बड़ी धाराएं पीछे से फूट पड़ीं, जिससे पक्षी के आकार का कोहरा आग के गोले की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इसके विपरीत ज्वाला भंवर जैसे विशाल अग्निपिंड ने अपनी अधिकतम सीमा तक पर्याप्त विनाशकारी ऊर्जा एकत्रित कर ली थी। एक घूमती हुई गति के साथ वह हरे कोहरे के गुबार की ओर झपटा। बूम दूल्हा गूम! उस हिंसक टक्कर के परिणामस्वरूप हवा में भूकंप के धमाकों जैसी ही एक तेज आवाज हुई। चमकदार रोशनी का एक गोलाकार गुबार फटा और तुरंत फट गया, जबकि हरा कोहरा और सुनहरी लपटें आपस में मिल गईं और फिर हिंसक विखंडन से गुजरते हुए एक दूसरे को दूर धकेलते हुए काफी दूर तक फैल गईं। आकाश के बाएं हिस्से में हरा कोहरा किसी हरी ज्वारीय लहर की तरह लुढ़क रहा था और धरती को डुबो रहा था। दाएं हिस्से में आकाश पूरी तरह से जल रहा था और अनगिनत छोटे छोटे आग के गोले उल्कापिंडों की बौछार की तरह धरती पर बरस रहे थे।
शिम्यू की आंखें आग के तूफान से हटी ही नहीं, जबकि उसने अपना पैर हल्के से धरती पर पटका और कुशलता से 100 कदम पीछे की ओर छलांग लगाकर नुकसान से बच गया। बूम क्रूमम क्रूमम। जंगल में सैकड़ों विशाल पेड़ आग की भीषण तबाही का शिकार हो गए थे। कई पेड़ अपने तनों से बलपूर्वक अलग होने के बाद नीचे गिर गए। उनके गिरने से कटे हुए पेड़ मलबे और टुकड़ों में बदल गए और उनकी सतह पर आग नाच रही थी। जैसे ही पेड़ गिरे और उन पर लगी लपटें आपस में जुड़ गईं, धरती का वह हिस्सा जल्द ही आग के एक भयावह समुद्र में बदल गया। किंग झांग फैंग, जो पहले खाली प्लॉट के बीचों बीच खड़ा था, बिना किसी निशान के अपनी जगह से गायब हो गया था और फिर रहस्यमय तरीके से पास के एक विशाल पेड़ के नीचे प्रकट हुआ, जहां शिम्यू खड़ा था। उसकी आंखें आग के समंदर के किनारे की ओर लगातार टकटकी लगाए हुए थीं। वहां लगभग 10 गज क्षेत्र में फैला हरा कोहरा आकाश से धीरे धीरे नीचे उतरा और सैकड़ों विशाल वृक्षों को अपने आगोश में ले लिया। फुआ फुआ फुआ। शिम्यू ने पहले बेचैनी भरी आवाजों का एक सिलसिला सुना, फिर देखा कि आग के सागर के पार सारे विशाल पेड़ मुरझाकर गिर रहे थे, मानो पेड़ का एक एक कण सूख गया हो। पेड़ जल्दी ही कीचड़ जैसे हो गए। जहां वे लटके हुए खड़े थे वहां से नीचे की ओर बहने लगे और फिर एक गाढ़े हरे गूदे में बदल गए। गाढ़े हरे रंग के गूदे का ये कुंज कुछ देर तक धीरे धीरे धरती पर बहता रहा, फिर पूरी तरह धरती में समाकर उसमें विलीन हो गया। हवा एक अवर्णनीय गंध से भरी हुई थी, जबकि गहरे हरे रंग की धरती का वह टुकड़ा धीरे धीरे हिलने लगा, मानो धरती ने धड़कन पकड़ ली हो। शिम्यू हैरान होकर देख रहा था। धरती गहरे हरे रंग के दलदल में तब्दील हो गई थी, जिसके ऊपर हवा में हरे रंग के धुंधलेपन की एक मोटी परत फैल रही थी। कभी कभी कीचड़ की सतह से बुलबुले निकलकर फूट पड़ते थे। आग की लपटों के उस समुद्र और एकदम नए दलदल के निर्माण के साथ आकाश में लड़ाई रुक गई प्रतीत हुई। जब आकाश से हरा कोहरा और वह बड़ा आग का गोला हट गया, तो शिम्यू को अंततः ये दिखाई दिया कि अग्नि सागर और दलदल के ऊपर हवा में दो आकृतियां मंडरा रही थीं। आग की लपटों के समुद्र के ऊपर जो खड़ा था, उससे शिम्यू पहले ही मिल चुका था। बड़ा गंजा बेर जैसी लाल त्वचा वाला आदमी, चीनीजी। लेकिन दलदल के ऊपर जो प्रतिद्वंद्वी मंडरा रहा था, वह कोई नया था। यह व्यक्ति एक बड़े ढीले ढाले हरे रंग के लंबे लबादे में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा हरे कपड़े से इतना ढका हुआ था कि उसका हाव भाव छिप रहा था। उसमें से कोई भी बस उसकी आंखें ही देख पा रहा था, जो एक बेचैनी भरी चमक से चमक रही थीं। चीनीजी स्पष्ट रूप से हताश था। वह हरे रंग के लबादे वाले आदमी को गंदी नजरों से देख रहा था। चीनीजी, तुम अग्नि ग्रह के सभी प्रतिभाशाली लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन अग्नि मेरे जहर को केवल इतना ही कम कर सकती है। हरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने सपाट लहजे में कहा, मानो वह चीनीजी की उस पर तीखी नजर को देख ही ना पा रहा हो। मैं लू जिंग, स्काईबिन ग्रह के 3 सबसे शक्तिशाली घरानों में से एक का प्रत्यक्ष शिष्य, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम 3 दिन और 3 रातों की लड़ाई में भी हरा सको। चीनीजी ने उपहास किया, लेकिन उसने उस आदमी के शब्दों का खंडन नहीं किया, जिसका अर्थ था कि चीनीजी वास्तव में उस आदमी के आकलन से सहमत थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप सचमुच वू भाइयों को पवित्र वृक्ष द्रव का दावा करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? हरे वस्त्रधारी व्यक्ति को चीनीजी से कोई सीधा जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, ठीक है, मुझे स्काईबेन के कीड़ों से नफरत है, लेकिन वू ब्रदर्स और उनके नीच ग्रह से तो और भी ज्यादा नफरत है। फायरबोर्न ग्रह के लोग एवियन टेरा को तबाह करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। मुझे इससे कोई खुशी नहीं है, लेकिन हमारी श्रेष्ठता की लड़ाई को अभी इंतजार करना होगा। चीनीजी ने आखिरकार अपने जबरदस्त गुस्से को इतना दबा लिया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से सहमत हो गया, लेकिन जैसे ही उसने जमीन की ओर देखा, उसका चेहरा फिर से काला पड़ गया। क्या बकवास है, किंग झांग तियान? वहाँ एक इंसान क्यों खड़ा है? क्या तुम्हें बेवकूफों की संख्या कम नहीं करनी चाहिए? हाँ यार, अगर वो कोई ऐसा इंसान होता जिसे आसानी से मार दिया जाता, तो मैं पहले ही मार देता। भाई ची, सिर्फ इसलिए कि वो अब इंसान है, उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत मत करना। उसकी ताकत हमसे कम नहीं है, किंग झांग तियान ने हंसते हुए जवाब दिया। हो, क्या वो सच में इतना अच्छा हो सकता है? चीनीजेड के कुछ कहने से पहले ही लू जिंग ने शिम्यू को सिर से पैर तक तेजी से जांचते हुए कहा। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में कुछ देर के लिए हरी रोशनी चमक उठी। उस आदमी की नजरें अपने ऊपर महसूस करते हुए शिम्यू ने उससे मिलने के लिए अपना सिर उठाया। शिम्यू की अभिव्यक्ति जम गई। जिस क्षण उसकी आंखें लू जिंग से मिली, उसके सिर में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी, मानो उसके दिमाग में बिजली गिर गई हो, जिससे उसकी चेतना इतनी तेजी से गरजने और गिरने लगी कि उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसकी जीभ सुन्न हो गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी आंखों से सब कुछ मिटा दिया हो। उसे अब पेड़, आग का सागर, दलदल, यहाँ तक कि हरे वस्त्र पहने आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस हरा ही हरा दिखाई दे रहा था, असीम गहरा हरा, जो आसमान से धरती तक, पास से दूर तक फैला हुआ था। किंग झांग तियान शिम्यू से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। उसकी धसी हुई आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह सोच विचार कर शिम्यू के चेहरे को देख रहा था। इस बीच चीनीजी ने हरे वस्त्र पहने उस आदमी को एक और गंदी नजर से देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से घृणा से भर गया था, लेकिन जब उसने शिम्यू की ओर रुख किया तो उसकी आंखों में सहानुभूति और दया के भाव उभर आए। उसके जैसा इंसान संभवतः लू जिंग से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। चीनीजी को इस बात का यकीन था। इस क्षण शिम्यू के मन में हरे कोहरे का एक घना आवरण उमड़ने लगा, लुढ़कने लगा और शिम्यू के मन परिदृश्य को भेदने लगा। उस हरे ज्वार की लहर के बीच एक सुनहरा आदमी लहर के साथ ऊपर नीचे तैर रहा था, मानो उथल पुथल भरे समुद्र के बीच में एक अकेली नाव हो।
हरा कोहरा उसके और करीब आ रहा था, उसके मन में खुद को घुसाने की कोशिश कर रहा था। अचानक वह छोटा सुनहरा आदमी चमक उठा और एक सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा। यह एक गोलाकार लहर की तरह थी जिसका केंद्र छोटा आदमी था, जो उसके आसपास की ओर दूर दूर तक फैल रही थी और हरे कोहरे को आदमी के अंदर आने से रोक रही थी। वास्तविक जीवन में शिम्यू की पुतलियों के चारों ओर अचानक एक सुनहरा छल्ला प्रकट हुआ, जो इतना चमक रहा था कि उसकी आंखों से बाहर निकल रहा था और उसकी आंखों के चारों ओर प्रकाश का एक बहुत ही धुंधला आवरण बन गया था। उसकी आंखों से कुछ इंच दूर हवा में अचानक एक बहुत ही हल्का हरा धुआं सा छा गया। हरे धुएं का ये गुबार कई महीन रेशों में फैल गया था, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। ये रेशे शिम्यू की पुतलियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के सुनहरे आवरण ने उनकी हर कोशिश को रोक दिया था। ये छोटे छोटे हरे रेशे छोटे छोटे कशाभिकाओं जैसे थे, जो लहराते और रेंगते हुए सुनहरे प्रकाश के आवरण को भेदने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर आवरण भले ही धुंधला और पतला लग रहा हो, लेकिन हरे कशाभिकाओं के लिए वह लगभग अविनाशी था। कुछ ही क्षणों बाद हरे रंग के कशाभिकाएं स्वयं ही विघटित हो गए और रंगीन धुंध में बदल गए, जो कफन में समाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यही वह क्षण था जब शिम्यू को अपनी चेतना वापस मिल गई थी। उसने जोर से चिल्लाया, दूर हो जाओ, और उसकी आंखों से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी, मानो कोई ठोस किरणें धुएं को दूर भगा रही हों। पीसस। छोटी छोटी आवाजें बहुत अच्छी थीं, लेकिन शिम्यू उन्हें सुन सकता था। वह बिखरा हुआ धुआं पूरी तरह से वाष्पित होने से पहले सुनहरी रोशनी में फंस गया था। उसकी आंखों के सामने का सुनहरा सागर पल भर में पीछे हट गया और असली दुनिया उसकी नजरों में लौट आई। हालांकि उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी फीकी नहीं पड़ी, बल्कि हरे वस्त्र पहने उस आदमी की ओर ऊपर की ओर चढ़ गई। गर्भ! वह आदमी अचानक चीखा, उसका शरीर कांप उठा। उसकी पहले की अस्वाभाविक रूप से चमकदार आंखें अचानक धुंधली हो गईं, क्योंकि उसकी दोनों आंखों के कोनों से काले रक्त की दो धाराएं बह निकलीं, मानो कोई छोटा सा सांप उसके गालों से फिसलकर उसके हरे कपड़े में समा गया हो। लू जिंग ने अपना चेहरा सहलाया और रोया। उसकी आवाज में आधा आश्चर्य और आधा गुस्सा था। अरे, इस मानव बदमाश के पास आदर्श आंखें हैं। इसने मेरी आंखों को भेदने वाले विष को नष्ट कर दिया। अध्याय 483। आकार परिवर्तन। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शीमीजी ने ये सब देखा और अपनी आंखें कई बार घुमाईं, फिर उसकी नजर एक बार फिर शिम्यू पर पड़ी। वह खुद को उस पर नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सका। अरे, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? शीमीजी ने कुछ संदेह के साथ कहा। वापस भटकते सवाना में, शिम्यू ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। जैसा मैंने कहा, लगता है उस समय मैं अंधा था क्योंकि मैंने तुम्हें कम आंका था। शीमीजी ने अपना सिर जोर से पटका क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कौन है। किंग झांगटियन, जो शुरू से ही पूरी बातचीत देख रहा था, वह शिम्यू की मृत्यु पर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उन्होंने और शीमीजी दोनों ने लू जिंग की हार देखी थी और जाहिर तौर पर उन्होंने एक बार फिर शिम्यू के साथ द्वंद्व युद्ध करने का इरादा छोड़ दिया था। लू जिंग की पलकें झपकीं और उसके हाथ हरे रंग में चमक उठे। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना हाथ नीचे किया तो उसकी आंखें आखिरकार ठीक हो गईं। हालांकि गुस्से में उसका शरीर एक बार फिर फीके हरे रंग में चमक उठा, मानो वह अपने अभिमान और अहंकार की खातिर फिर से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो। शिम्यू ने ये देखा और उसे ये देखकर मजा आया। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसका पूरा शरीर भी लाल रोशनी में चमकने लगा। उसी समय उसने टोटेम की शक्ति को थोड़ा सा दबाया और सुनहरे जियाओ सर्प की प्रचंड आभा प्रकट हुई। लू जिंग का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें, जो शिम्यू को देख रही थीं, अधिक गरिमापूर्ण हो गईं। जैसे ही उन दोनों के बीच टकराव होने वाला था, किंग झांगटियन बीच में आ गया और लड़ाई रोक दी। तुम दोनों की हिम्मत मत करना। किंग झांगटियन, क्या तुम भी मेरे जहर का स्वाद चखना चाहती हो? लू जिंग गुस्से और क्रोध में चिल्लाया। अगर भाई लू जिद करते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हमारे सामने एक और भी जरूरी काम है। सिल्विन राजा का जन्म हो चुका है। अगर हम आपके बचकाने खेल को ऐसे ही जारी रखते तो पवित्र वृक्ष का द्रव्य अभी किसी और के हाथ में होता, किंग झांगटियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लू जिंग ने अपने हाथ और सिर नीचे कर लिए और कुछ देर के लिए चुप हो गया, मानो वह चुपचाप किंग झांगटियन की बातों से सहमत हो। ये देखकर शिम्यू ने भी राहत की सांस ली और उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी धीमी होकर लुप्त होने लगी। दोस्तों, चूंकि हम चारों यहाँ मिले हैं, तो क्यों न हम अस्थायी रूप से एक गठबंधन बना लें। इस समय निश्चित रूप से बहुत सारे योद्धा और शिष्य पवित्र वृक्ष द्रव की तलाश में हैं। वू वंश के जिन वू भाइयों को हम जानते हैं, उनके अलावा और भी श्रेष्ठ योद्धा हो सकते हैं। इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा और न केवल पवित्र वृक्ष द्रव के पीछे पड़े लोगों को, बल्कि सिल्विन राजा को भी हराना होगा। यहाँ एक दूसरे को मारने से कहीं बेहतर है जब स्थिति स्पष्ट रूप से हारने वाली हो। तुम क्या सोचते हो? किंग झांगटियन ने धीरे से कहा। शीमीजी ने सुझाव सुना और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि शिम्यू भी इस प्रस्ताव और सुझाव के बारे में गहराई से सोच रहे थे। अरे, सिल्विन राजा को सफलतापूर्वक मारने के बाद क्या होगा? हम पवित्र वृक्ष द्रव और अन्य खजानों को कैसे बांटेंगे? लू जिंग ने पूछा। जब दुश्मनों का सफाया हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हम सभी अपनी मनचाही चीजों के लिए लड़ेंगे। क्या ये पूछना भी जरूरी है? किंग झांगटियन ने हंसते हुए शांति से कहा। लू जिंग और शीमीजी ने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे इस विचार से कुछ हद तक प्रभावित हुए, फिर भी कुछ शंकाएं थीं, जिससे उन्हें अपना मन बनाना मुश्किल हो रहा था। भाई किंग, तुम्हारा ये प्रस्ताव अच्छा है।
मैं तुम्हारे सुझाव के साथ हूँ, शी म्यू ने अचानक सबको चौंकाते हुए कहा। अच्छा, संप्रदाय के सदस्य शी सचमुच सबसे अच्छे और समझदार हैं, किंग झांगटियन ने बड़ी खुशी से कहा। ये देखकर कि शी म्यू ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लू जिंग और चीनीजी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तो फिर बात बन गई। हम चारों के गठबंधन से गुप्त क्षेत्र को साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, किंग झांगटियन ने उत्साह से कहा। वह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि कोई हमारे साथ धोखा न करे। लू जिंग ने शी म्यू की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा। शी म्यू ने लू जिंग की ओर देखा और उसकी आंखें थोड़ी सी हिल गईं, लेकिन कोई नाराजगी नहीं थी। चीनीजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही उसका शरीर लाल रोशनी में घूमने लगा, वह मुड़ गया और गुप्त क्षेत्र के केंद्र की ओर चल पड़ा। हे, लगता है भाई ची बहुत परेशान है, हमें जल्दी से उसके पास पहुंचना चाहिए। किंग झांगटियन मुस्कुराया, जैसे नीली रोशनी ने उसके शरीर को ऊपर उठा लिया हो, जो चीनीजी की दिशा में उड़ रही हो। शी म्यू और लू जिंग ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय पर चले गए। उन चारों को ये छिपाने की जरूरत नहीं थी कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वे सभी गुप्त क्षेत्र के केंद्र की ओर उड़ रहे थे। वहां से बुराई और मृत्यु का एक अविश्वसनीय रूप से विशाल आभामंडल निकल रहा था। यहाँ तक कि आगे घूम रहे राक्षस भी उससे दूर ही रह रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें परीक्षणों से आए अलग अलग शिष्य मिले जो बेहद शक्तिशाली थे। वे या तो अकेले थे या टीम के समूह में। हालांकि चारों एक टीम में, वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से हरा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह की मौन सहमति बन गई हो। एक बार किसी ने नेतृत्व संभाल लिया तो बाकी लोग आगे नहीं आते। जहां तक किंगशान ऑर्डर का सवाल है, वे निस्संदेह इसे समान रूप से वितरित करने के बजाय इसके लिए लड़ेंगे। इस बीच शी म्यू ने अपने किंगशान ऑर्डर में जो अंक प्राप्त किए थे, वे अंततः शीर्ष 108 तक पहुंच गए थे। जल्द ही वे चारों गुप्त क्षेत्र के केंद्र में पहुंच गए। शी म्यू की आंखें चमक उठीं और वह वहीं रुक गया। सामने एक घाटी थी, लेकिन अंदर का सफेद कोहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। संप्रदाय के सदस्य शी, क्या बात है? किंग झांगटियन भी रुक गया और पूछा। पीछे पीछे चीनीजी आ रहा था, जिसे रुकना पड़ा। हालांकि लू जिंग न सिर्फ रुका, बल्कि घाटी की ओर बढ़ते हुए शी म्यू पर ताना भी मारा। लेकिन जैसे ही लू जिंग घाटी के पार उड़ने वाला था, सफेद धुंध अचानक बदल गई और एक पतली पीली छाया एक झटके में कोहरे से बाहर निकलकर उससे टकरा गई। लू जिंग का चेहरा बदल गया और वह चीख पड़ी। उसका शरीर तुरंत एक हरे रंग की रोशनी से चमकने लगा, जिसने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। कयामत! पीली परछाई लू जिंग पर जोर से गिरी, जिसके परिणामस्वरूप पूरे गुप्त क्षेत्र में तेज आवाज गूंज उठी। लू जिंग अचानक चौंक गया और उसका शरीर तुरंत गोली की तरह उड़ गया और पीछे की ओर गिरने वाले पत्तों की तरह गिर गया। जैसे ही उसके शरीर से निकलने वाली हरी रोशनी और तेज हो गई, वह फुसफुसाया। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया ताकि खुद को संभाल सके। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, संप्रदाय के सदस्य लू, आप बहुत धीमे हैं। किंग झांगटियन लड़खड़ाते हुए लू जिंग के पास आया और उसे रोकने लगा। शी म्यू और चीनीजी दोनों भी उड़कर उनके पास आ गए। उनके चेहरे उदास थे। लू जिंग ने सीधे सामने देखा और उसका दिल भारी हो गया। अचानक उनके नीचे की घाटी जोर से हिलने लगी। चारों ओर कोहरा छाने लगा और जमीन के नीचे से एक विशालकाय आकृति उभरी। ये 20 सिरों वाला एक विशाल राक्षस था। ये राक्षस एक ही तरह के नहीं थे। न सिर्फ वे अजीब दिखते थे, बल्कि उनकी आभा भी अलग थी। पंखदार सींग वाला अजगर, शेर जानवर, तितली भेड़िया, एक्रोडाइल सुआ। ये खूंखार जानवर, जो आमतौर पर एक साथ नहीं रह सकते थे, इस समय एक दूसरे से लड़ते नहीं दिख रहे थे, बल्कि उनकी नजरें शी म्यू और उसके साथियों पर थीं। उनके चेहरे मुरझा गए। इन राक्षसों की क्यूई और आभा बिल्कुल अलग स्तर पर थी। कुछ तो अपने अंतिम चरण में पहुंच गए थे। राक्षसों को अकेले हराना तो नामुमकिन था, एक से ज्यादा राक्षसों का होना अलग बात थी। एक साथ इतने सारे राक्षस कैसे हैं? किंग झांगटियन ने पूछा। उसकी भौहें चिंता और भय से सिकुड़ गईं। क्या ये सिल्विन राजा के बुलावे के कारण हो सकता है? चीनीजी ने सुझाव दिया। नहीं, ये राक्षस नहीं है, लेकिन इन्हें उन जड़ों ने आकार दिया है। शी म्यू ने अपनी दृश्य शक्तियों से राक्षसों को देखते हुए समझाया। जैसे ही आवाज आई, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आग का एक गोला बनाया, जो सीधे पास के राक्षस पर निशाना साध रहा था। बिजली पूरी ताकत से विंग हॉर्न पाइथन पर गिरी। यह कोई और नहीं, लू जिंग का छुपकर किया गया हमला था। विंग हॉर्न पाइथन वार से बचने के लिए लुढ़क गया, लेकिन आग के गोले की गति के आगे उसकी कोई सानी नहीं थी। पलक झपकते ही राक्षसों के शरीर में आग लग गई और विस्फोट हो गया। विस्फोट के साथ ही पाइथन की पपड़ीदार त्वचा किसी पेड़ की काली छाल जैसी हो गई। विंग हॉर्न पाइथन ने एक दर्दनाक चीख निकाली। जैसे ही उसका शरीर हिला, उस पर एक बार फिर पीली रोशनी पड़ी और वह सिर्फ शल्कों में बदल गया। भाई शी उन आत्माओं से अनजान नहीं है जिन्हें मैं देख रहा हूँ। सिर्फ एक नजर से ही आप उनके असली शरीर का पता लगा पाए, किंग झांगटियन ने चौंकते हुए कहा। चीनीजी की आंखों में भी आश्चर्य का भाव था। सिर्फ लू जिंग का चेहरा थोड़ा तिरस्कारपूर्ण और गंभीर था। यहाँ तक कि अपनी यात्रा में क्या आपको ऐसे राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा जिनके पास ये 5 तत्व थे? शी म्यू ने अचंभित होकर पूछा। उसने पहले माँ लॉन्ग भाई बहनों के साथ जड़ों का निपटारा किया था और जड़ें जल तत्व की थीं। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सिल्विन राजा की जड़ें 5 तत्वों से प्रभावित होनी चाहिए। यह न केवल मानव रूप धारण कर सकती है, बल्कि राक्षस का रूप भी धारण कर सकती है।
परिणामस्वरूप वे इस समय गहरे संकट में थे। ये उच्च स्तरीय जड़ें मुझे और मेरी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होनी चाहिए। इससे निपटना वाकई मुश्किल है। ची नीजी ने सहमति में सिर हिलाया और उसके चेहरे के भाव डूब गए। किसे परवाह है, अगर कोई भी चीज मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करे तो वो नरक में जाए। लू जिंग गुस्से से सिहर उठा, क्योंकि उसका शरीर जो पहले से ही हरी रोशनी में चमक रहा था और भी ज्यादा चमक उठा। उसने सीधे हमला कर दिया। उसके हाथों के एक झटके से हरा कोहरा उड़कर एक विशाल हरे अजगर में बदल गया। वह उस पंखदार सींग वाले अजगर की ओर झपटा जिसने पहले उस पर हमला किया था। पंखदार सींग वाला अजगर पीछे नहीं हटा और उसकी ओर दौड़ा। दोनों अजगर एक दूसरे से उलझ गए। हालांकि जैसे ही विंग्ड हॉर्न पाइथन ने हरे अजगर को छुआ, वह तुरंत दर्द से चीख पड़ा। बस एक स्पर्श से उसकी खाल घिस गई और सब कुछ पिघलकर धूल में बदल गया। लू जिंग ने अपना हाथ हिलाया और एक हरे रंग की उड़ती हुई तलवार उभरी, जिससे एक भयावह आभा प्रकट हुई। ची तलवार की रोशनी चमक उठी और 1 दर्जन छोटे हरे रंग के दानों में बदल गई, जिससे पंख वाले सींग वाले अजगर में इस हद तक छेद हो गया कि उसके आंतरिक अंग दिखाई देने लगे। विंग्ड हॉर्न पाइथन में 1 दर्जन छेद हो गए थे और चोट से खून बह रहा था। अजीब बात यह थी कि आसपास के खूनी छेद हरे हो गए थे और नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया और वह शक्तिहीन होकर नीचे गिर पड़ा। लू जिंग ने दोनों हाथों से लहराया और हरे रंग की उड़ती तलवार ने पंख वाले सींग वाले अजगर के सिर पर वार किया। एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। पंखदार सींग वाले अजगर का शव, जिसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था, हरी धुंध के नीचे मिट्टी में घुल गया और मवाद में बदल गया। लू जिंग को पंख वाले सींग वाले अजगर को सफलतापूर्वक मारते देखना वहां मौजूद सभी लोगों के भीतर आग भड़काने के लिए पर्याप्त था। गर्जन जड़ से रूपांतरित अन्य राक्षस क्रोध में दहाड़ने लगे और लू जिंग पर टूट पड़े। हालांकि लू जिंग डरा नहीं और राक्षसों को चुनौती देने के लिए वापस चिल्लाया। उसका शरीर अचानक एक और भी तेज रोशनी से चमक उठा। हरी रोशनी की धाराएं जड़ों से बने राक्षसों की ओर फूट पड़ीं। दोस्तों, हमें भी कुछ करना होगा। यह मौत की लड़ाई है। अगर हम उन्हें जल्दी नहीं मारेंगे तो सिल्विन किंग और भी भेजता रहेगा। हमें जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वह और ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। किंग झांगटियन ने आदेश दिया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगले ही पल वह राक्षसों के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। हवा में उसके हाथ में एक छोटी सी रोशनी निकली और 1 दर्जन चमकीले चाकू प्रकट हुए, जो ऊपर से राक्षसों को काट रहे थे। ची आवाज बहुत तेज थी। हालांकि राक्षस घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे निडर थे और तुरंत किंग झांगटियन की ओर झपटे। अध्याय 484 पवित्र आत्मा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। सही समय पर किंग झांगटियन चीखा और उसका शरीर मधुमक्खी की तरह सीधा राक्षसों की ओर तैर गया। क्रोध से उनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसका शरीर विलीन हो गया और प्रेत जैसा हो गया। आसमान से एक चमकदार हरी रोशनी की किरण चमकी। ये ठीक बताना मुश्किल था कि वह कहाँ से आई थी, लेकिन वह ऊपर से बारिश की बूंदों की तरह राक्षसों पर टूट पड़ी। उनमें से कुछ गुस्से से चीख रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहे थे। उन्होंने हर उस चीज को कुचल दिया जिससे वे टकराए, लेकिन किंग झांगटियन को कोई चोट नहीं लगी। शे म्यू और ची नीजी दोनों ने एक ही समय पर हमला किया। ची नीजी लाल काली लौ में लिपटी हुई थी और उसमें से भयानक गर्मी निकल रही थी। यह इतनी तेज थी कि शून्य भी कांप उठा। चा उसके हाथ से एक तेज आग निकली, पर वह समझ नहीं पाया कि वह कौन सा हथियार था। वह सीधे नेवले की छिपकली पर निशाना साधकर उसका सिर काटने की कोशिश कर रहा था। नेवले ने अपना बड़ा मुंह खोला और उस हथियार की ओर, जो उस पर निशाना साधा गया था, कई फीट बड़ा एक लाल आग का गोला उगल दिया। वह जहां भी था, आसपास का क्षेत्र भी गर्मी की लहर से विकृत दिखाई दे रहा था। धमाका! आग के गोले पर तेज रोशनी की एक चमक कौंधी और वह खुल गया। अगले ही पल नेवले का विशाल शरीर बेजान हो गया। उसका सिर से पैर तक आधा कट गया था। आग की लपटों में वह जलकर राख हो गया। शी म्यू ने अपनी गुप्त तकनीक, जिसे गुप्त टोटेम तकनीक के नाम से जाना जाता था, को लागू करना शुरू कर दिया। पल भर में उसका शरीर किसी शूरवीर की तरह सुनहरे कवच से ढंक गया। जैसे ही उसकी सांसें तेज हुईं, पूरे इलाके में हिंसा फैल गई। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी गूंज उठी और गोलियां चलने लगीं। हालांकि उसने अपनी काली उल्कापिंड जैसी लोहे की छड़ का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे सियान शेर जानवर की दिशा में दौड़ा। वह प्राणी चीखा और अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हुए शे म्यू पर अपने तीखे पंजों से वार किया, जिससे तेज चुभने वाली आवाज उत्पन्न हुई। बाघ के पंजों पर दूरबीन जैसे हरे बाल फूलने लगे। फटी हुई हवा की चरमराहट सुनाई देने लगी। उफ! शी म्यू छिप नहीं पाया। जैसे ही उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ, उसकी मुट्ठी से सुनहरी रोशनी फूटने लगी और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज पर बमबारी होने लगी। धमाका! इससे पहले कि शेर जानवर के पंजे और पूंछ अपना वार कर पाते, शे म्यू की मुट्ठी राक्षस की खोपड़ी पर लग गई। काचा! एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और शेर जानवर का विशाल शरीर मुक्का के बल से उड़ गया। हवा में ही उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा और वह दर्द भरी चीख निकालने लगा। शी म्यू का शरीर कांप उठा। एक झटके के बाद वह शेर जैसे जानवर के पास पहुंच गया। एक झटके में उसने फिर से पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर मुक्का मारा। काचा! सियान शेर जानवर की गर्दन टूट गई थी। वह बिना सांस लिए जमीन पर गिर पड़ा। शी म्यू के लिए सिर्फ 2 घूंसे ही उस जानवर को मार गिराने के लिए काफी थे।
आसपास खड़े बाकी 3 लोग जो कुछ उन्होंने देखा था उसे देखकर हैरान रह गए। इससे शी म्यू बिल्कुल भी नहीं रुका। वह तुरंत दूसरे राक्षसों की ओर दौड़ा। जड़ें शक्तिशाली थीं, लेकिन उन चारों में शी म्यू सबसे शक्तिशाली था। अपनी संयुक्त शक्ति से उन्हें सभी जड़ों और राक्षसों को मारने में ज्यादा समय नहीं लगा। आखिरकार ये खत्म हो गया। यह वाकई बहुत तकलीफदेह था। किंग झांगटियन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और आह भरी। इतनी सारी जड़ों और राक्षसों को मारने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई। मुझे डर है कि आराम करने का समय नहीं है। देखो, चीनीजी ने आगे की ओर इशारा किया। उनमें से कई ने ऊपर देखा और गुप्त क्षेत्र के निषिद्ध केंद्र को देखा। वहां आकाश से एक चांदी जैसा प्रकाश स्तंभ गिर रहा था, जो एक चमक बिखेर रहा था। यद्यपि यह काफी दूर था, फिर भी उनमें से कुछ लोग इसे अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक थे। वह दिशा, लगता है सिल्विन राजा का इसमें कुछ हाथ है। सच में हमारे पास आराम करने का कोई समय नहीं है। चलो जल्दी से, किंग झांगटियन ने उत्सुकता से कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बाकी लोगों के पास कहने को कुछ नहीं था और वे जल्दी से अपने पैरों पर खड़े होकर चांदी की सुबह की ओर उड़ चले। अब कोई जड़ या राक्षस नहीं मिला और समूह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वे चांदी के प्रकाश स्तंभ के पास पहुंच गए। गड़गड़ाहट, जैसे जैसे वे करीब आते गए, भयंकर लड़ाई की आवाजें सुनाई देने लगीं और साथ ही मन में उतार चढ़ाव की लहरें भी सुनाई देने लगीं। किसी ने हमें यहाँ हरा दिया। चारों आदमी आश्चर्यचकित थे। घबराओ मत, लगता है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, किंग झांगटियन ने कहा। चारों ने तुरंत गति बढ़ा दी और शीघ्र ही चांदी की किरण के पास पहुंच गए। शी म्यू ने पेड़ की तरफ देखा। वह कोने के पास स्थित एक पर्वत शिखर से भी सैकड़ों फीट ऊंचा था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये तो पता नहीं कब, लेकिन किसी समय यह विशाल वृक्ष मुरझा गया। शाखाओं से हरे पत्ते झड़ गए थे और जो पत्ते बचे थे वे हल्के पीले रंग के थे। शी म्यू की आंखें ऊपर उठीं और वह अचानक चौंक गया। उस विशाल वृक्ष के ऊपर एक हरा भरा पेड़ अभी भी उग रहा था। वह नीचे के विशाल वृक्ष में अपनी जड़ें जमाए हुए था। ऐसा लग रहा था मानो ये छोटा सा पेड़ पूरे वृक्ष की ऊर्जा को अपने में समाहित कर रहा हो। हालांकि यह छोटा सा पेड़ एक छोटा सा पौधा था, पर उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। जैसे ही आसमान से एक चांदी जैसा प्रकाश स्तंभ नीचे उतरा, पौधे ने उसे अपने घेरे में ले लिया, जिससे वह अचानक अप्राप्य हो गया। अन्य तीनों ने स्वाभाविक रूप से पुराने पेड़ के ऊपर छोटे पेड़ों को देखा। वह चीज, ये सिल्विन राजा है, किंग झांगटियन ने भयभीत होकर कहा, जबकि चीनीजी और लू जिंग के चेहरों पर लालच की झलक दिखाई दे रही थी। हालांकि उनमें से 4 ने आगे बढ़कर उसकी ओर रुख नहीं किया। विशालकाय वृक्ष के निकट होने के कारण एक साथ 2 तीव्र लड़ाइयां चल रही थीं। शी म्यू ने एक कदम पीछे हटकर चांदी के प्रकाश स्तंभ पर नजर डाली और दोनों लड़ाइयों का जायजा लिया। तुरंत उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उनमें से एक 2 सिर वाला विशालकाय जीव था। उसका शरीर पीला था और उसमें मिट्टी के गुण थे। वह एक पृथ्वी दैत्य था। दूसरी तरफ एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। लपटों की ताकत साफ दिखाई दे रही थी। यह एक आग का विशाल भंडार था। दिग्गजों की 2 जड़ें नीली पानी की जड़ों की तुलना में कमजोर नहीं थीं, जिनका सामना उन्होंने पहले मा लॉन्ग भाई बहनों के साथ किया था। पीली जड़ों से जूझ रहे लोगों में से एक विद्वान लग रहा था। उसने सफेद वस्त्र पहन रखा था। शी म्यू को इस व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं थीं। यह वही युवक था जिसे पहले भी उसी जगह भेजा गया था। पीली जड़ों पर बड़े बड़े पीले बाल थे। जैसे ही दोनों विशाल ताड़ के पेड़ उस सुसंस्कृत युवक की ओर बढ़े, उसने उन्हें ऐसे उठा लिया जैसे वे कुछ भी न हों। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना शक्तिशाली हो सकता है। शी म्यू उस युवक की ताकत देखकर मन ही मन दंग रह गया। लाल जड़ वाले दानव का प्रतिद्वंद्वी एक पीला तूफानी स्तंभ था। जैसे ही हवा चलती, वह कई तरह के हमले करता, जिससे लाल जड़ वाले के लिए पलटवार करना मुश्किल हो जाता। पीले तूफान के भीतर 2 धुंधली आकृतियां थीं। ये वू वंश के वू भाई हैं। उफ, वो भी आ गए, चीनीजी ने नाराजगी से कहा। दूसरा व्यक्ति कौन है? लगता है वो कमजोर नहीं है। शी म्यू, क्या वो आपके कबीले का है? आपका उनसे कैसा रिश्ता है? लू जिंग ने शी म्यू की तरफ देखा और आक्रामक लहजे में कहा, इतने सारे शिष्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि हर किसी का मुझसे कोई संबंध है? शी म्यू ने शांत भाव से लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उफ, कौन जाने तुम सच कह रही हो या नहीं, लू जिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लू जिंग, बहुत हो गई बकवास। अगर तुम इसे यूं ही खींचते रहे तो पता नहीं क्या होगा। चीनीजी ने लू जिंग की तरफ देखा और गुस्से से कहा, जिससे वह बहुत हैरान रह गया। इस समय उसके शरीर पर ज्वालाएं भड़क उठी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ने ही वाला है। अचानक हरे पेड़ के चारों ओर चांदी का प्रकाश स्तंभ अचानक हिलने लगा और प्रकाश सिकुड़कर मंद पड़ गया। अंतर इतना छोटा था कि आंखें भींचने पर भी ऐसा ही लगता था और भीतर से चांदी का प्रकाश फूटने लगा। ये दृश्य देखकर शी म्यू और बाकी 3 लोग स्तब्ध रह गए। वे इतने स्तब्ध थे कि उनकी हरकतें रुक सी गईं। उनकी चौकस निगाहों के सामने चांदी के प्रकाश स्तंभ में एक पन्ना हरा पेड़ साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर एक हरे रंग की आकृति बैठी दिखाई दे रही थी। वह एक आत्मा लग रही थी, लेकिन शरीर इतना धुंधला था कि उसे ठीक से पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन ये साफ था कि वह आसमान की ओर देख रही थी। चांदी का प्रकाश स्तंभ आकाश से उतरा और चांदी की धारा में बदल गया, जो हरी छाया में उड़ रही थी। इन चांदी की धाराओं को अवशोषित करने के बाद हरा सिलहूट धीरे धीरे ठोस हो गया। वह आकृति, ये सिल्विन राजा की पवित्र आत्मा होनी चाहिए। हम बर्बाद हो गए हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
एक बार यह सफल हो जाए तो इसकी ताकत तुरंत बढ़ जाएगी और एक नई जादुई शक्ति उत्पन्न होगी। हमें इसे अभी रोकना होगा, किंग झांगटियन चिल्लाया। अन्य 3 लोग शब्दों से चौंक गए और वे एक साथ विशाल वृक्ष की चोटी की ओर उड़ चले। वू भाइयों को शी म्यू और बाकियों के आने का आभास हो गया था। उन चारों को हरे पेड़ की ओर भागते देख वे चौंक गए और उन्हें रोकने ही वाले थे। हरे पेड़ के शीर्ष पर खड़ी अस्पष्ट आकृति अचानक घूमी और ऊपर देखने लगी। उस आकृति ने एक तेज चीख मारी और उसके शरीर से निकली हरी रोशनी चमक उठी। साथ ही उसकी 2 रोएदार भुजाएं भी लहराने लगीं। उसमें से एक सुनहरी और एक हरी प्रकाश किरण निकली और जमीन पर आ गिरी। गड़गड़ाहट, अचानक जमीन खिसक गई और वह दोनों ओर से फट गई। एक बड़ी जड़ जमीन से बाहर निकली जिसका आधा हिस्सा सुनहरा था और आधा हरा। दोनों रंगों की जड़ें आपस में गुंथकर 2 विशाल जड़ों में उलझ गईं, जिससे एक विशालकाय पौधा बना जो आकार में 2 गुना बड़ा था। इसके एक तरफ से चमकीली सुनहरी रोशनी निकल रही थी जबकि दूसरी तरफ से तेज हरी रोशनी। दोनों ने स्वर्ग श्रेणी की आभा उत्सर्जित की जो शी म्यू और अन्य के सामने रुक गई तथा उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। हरे पेड़ की चोटी पर खड़ी धुंधली आकृति हल्की सी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रगति की गति भी प्रभावित हुई है। हरी जड़ें जरूर विशालकाय पेड़ों ने बनाई होंगी। ताड़ का पेड़ एक घर के आकार का था, लेकिन वह धीरे धीरे समूह का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। वे चारों समय रहते भागने में सफल रहे। चारों के चेहरे बदल गए और वे सीधे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे बस दोनों तरफ से हो रहे हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे। हरी जड़ें उनमें से किसी को भी पकड़ने में नाकाम रहीं। वह निराश और गुस्से में चीखते हुए शी म्यू और लू जिंग की ओर तेजी से दौड़ी। हरी रोशनी चमकी और जड़ों से डिस्क के आकार की दर्जनों हरी रोशनी की गेंदें निकलीं और उनके चेहरों पर लगीं। हर हरे प्रकाश के गोले में अनगिनत चाप थे जो एक तेज ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। ये यमू का दिव्य वज्र था। शी म्यू और लू जिंग ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप गालियां दीं। दोनों ने खुद को इन ताकतों से बचाने के लिए गुप्त तरकीबें तैयार कर रखी थीं। दिग्गजों की अन्य सुनहरी जड़ें किंग झांगटियन और ची नीजेड के सामने रुक गईं। सुनहरी रोशनी में सुनहरी जड़ें चमक उठीं और सैकड़ों सुनहरे लकड़ी के कांटे चारों ओर से किंग झांगटियन और ची नीजी की ओर उड़ते हुए निकल पड़े। यह आवाज कानों को चुभने वाली थी। किंग झांगटियन की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर के चारों ओर अजीब नीली रोशनी की एक परत दिखाई देने लगी। नीली रोशनी में लिपटा उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर उसकी अपनी परछाई में समा गया। वाह! हरी परछाइयों का समूह जमीन के पास था। वे तेजी से सुनहरे जड़ वाले दैत्याकार पेड़ों को पार करके हरे पेड़ों की ओर दौड़ पड़े और धरती को ढंकने वाले सुनहरे कांटों को ची नीजेड के लिए अकेला छोड़ गए। अध्याय 485। अभिजात वर्ग। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद किंग झांगटियन। हमारे बीच अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ची नीजी गुस्से से चिल्लाई। वह स्पष्ट रूप से नाराज था, लेकिन किंग झांगटियन और उसकी अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली चाल के विपरीत हमले से बचना अब उसके विकल्पों में से एक नहीं था। तो एक भयंकर गर्जना के साथ उसके शरीर के चारों ओर की लपटें उछलीं और कछुए के खोल जैसी एक अग्नि कवच बन गई। रून तैरते हुए उस सुरक्षा कवच की सतह से गुजरे और उसके ठीक सामने आ गए। छत पर ओलावृष्टि के समान बिना रुके खटखटाहट की एक धारा फूट पड़ी। सैकड़ों सुनहरे लकड़ी के कांटों में से आधे ने ची नीजेड के सामने खड़ी की गई ज्वलंत लाल ढाल पर लगातार प्रहार किया और जैसे ही इसकी सतह पर लपटें भड़कीं और झिलमिलाईं, ये कांटे ढाल में धंस गए और तुरंत भस्म हो गए। फिर भी हमले के संयुक्त झटके ने ची नीजी और उसकी तात्विक ढाल दोनों को कई दूर फेंक दिया था। खास तौर पर उस योद्धा को अपने शरीर के आगे अपनी बाहें क्रॉस करके रखनी पड़ी और कम से कम 100 गज की दूरी तक उड़कर आखिरकार अपने पैर जमाए। गोल्डन रूट कोलोसस के कदम भारी थे, लेकिन उसकी प्रभावी गति में कोई बाधा नहीं थी। एक झटके में वह ची नीजी की ओर झपटा और उसका विशाल हाथ ची नीजेड के सिर पर सीधा वार कर रहा था। इस बीच ग्रीन रूट कोलोसस के शरीर से विशाल हरी लताएं उगाई थीं, जो किसी क्रोधित ऑक्टोपस के अंगों की तरह उसके आसपास के स्थान को झटक रही थीं। उस अंधाधुंध हमले के साथ साथ ग्रीन रूट कोलोसस के मुंह से निकलने वाली हरी भरी ऊर्जा गेंदों की बौछार भी थी, जो शी म्यू और लू जिंग दोनों को दूर रखने के लिए एक कारगर संयोजन साबित हो रही थी। दोनों शक्तिशाली जीव मिलकर काम कर रहे थे, फिर भी वे उस जीव की कोई भी कमजोरी नहीं ढूंढ पाए। अच्छी बात यह थी कि कम से कम उनमें से किसी को भी उसके किसी भी हमले से कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। जब वे चतुराई से ग्रीन रूट कोलोसस के हमले से बच निकले और उसके चारों ओर घूमते रहे, तो उन्होंने अपने अतिरिक्त ध्यान से अन्य युद्ध क्षेत्र की प्रगति पर आसानी से ध्यान दिया। धिक्कार है, किंग झांगटियन के अम्ब्रा आंदोलन ने पहले ही वह स्थिति प्राप्त कर ली है। लू जिंग बुदबुदाया, उसकी आंखों में उसकी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके शरीर से जहरीले हरे कोहरे की मोटी चादर रिसती रही, जिससे उसकी ओर आने वाली हर हरी बेल कोहरे की संक्षारक प्रकृति के कारण तुरंत मुरझाकर टूट जाती, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उनके हमलों का असर कम हो जाता। हालांकि अजीब बात यह थी कि लू जिंग हरी ऊर्जा गेंदों के हमलों से खास तौर पर बचता हुआ दिखाई दे रहा था और अपनी ज्यादातर बचाव की चालें उन्हीं पर थोप रहा था। शी म्यू ने तुरंत अपना ध्यान दूसरी टीम की लड़ाई से हटाकर अपनी लड़ाई पर केंद्रित कर लिया।
एक ज्वलंत प्रकाश की चमक के साथ उसकी पीठ से 2 ज्वलंत पंख निकले, जिससे वह बेलों और ऊर्जा गेंदों के कई हमलों से बच निकला, जबकि उसके अपने विचार तेजी से दौड़ रहे थे। रास्ते में किंग झांग तियान और साथियों के साथ यात्रा करते समय शिम्यू ने सुना था कि सिल्विन राजा के पास कई शक्तिशाली व्युत्पन्न अवतार थे, जिनमें से प्रत्येक में खतरनाक शक्तियां थीं। फिर भी सिल्विन राजा का असली शरीर लगभग पूरी तरह से किसी भी महत्वपूर्ण आक्रामक क्षमताओं से रहित था, इतना कि एक सामान्य पृथ्वी रैंक लड़ाकू भी इसे पराजित करने का मौका पा सकता था। उसके पीछे से आती कर्कश चीखों की धारा ने उसका ध्यान वास्तविकता की ओर वापस खींचा। 5 या 6 विशाल बैलें फैल गई थीं और सर्प की पूंछ की तरह उसकी ओर झपट रही थीं, और उनके बीच कुछ झिलमिलाती चक्राकार हरी ऊर्जा गेंदें मंडरा रही थीं। शिम्यू की आंखें सिकुड़ गईं, उनकी पुतलियों में कुछ देर के लिए सुनहरी रोशनी टिमटिमाने लगी। उसके बाद उनका शरीर ऊर्जा गेंदों और लताओं के बीच से गुजरती हुई लाल छाया के धुंधलेपन में बदल गया, और हर एक हमले को भयानक सटीकता और सुंदरता के साथ चकमा दे रहा था। इसके बावजूद शिम्यू भी हमलों से बच नहीं सका, क्योंकि जब भी वह आगे बढ़ता, बैलें और हरी ऊर्जा गेंदें उसकी ओर बढ़ती रहती। शिम्यू और लू जिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह ग्रीन रूट कोलोसस अपने साधारण दिखने वाले हमलों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अपनी असंख्य हरी लताओं से भरे हुए और हरे ऊर्जा के गोले बाकी जगह घेर रहे थे। ग्रीन रूट कोलोसस ने दोनों को एक ऐसे क्षेत्र में फंसा दिया था जहां से बच पाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों काफी देर तक फंसे रहेंगे। ठीक इसी समय किंग झांग तियान की हरी परछाई उस विशाल वृक्ष की जड़ की ओर तेजी से बढ़ रही थी जहां सिल्विन राजा रहता था। सबकी नजरें उसकी हर हरकत पर टिकी थीं, फिर भी उनके शरीर जड़ महाकाय जीवों के हमलों में असहाय रूप से फंसे हुए थे। ही, अपना समय लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नीच व्यक्ति के बहाने बनाने पर ध्यान मत दो। छाया के भीतर छिपे किंग झांग तियान ने एक ठहाका लगाया। लंबी हरी छाया आसपास के वातावरण में चमकती हुई आसपास की परछाइयों में विलीन होकर अपनी गति बढ़ा रही थी। तेजी से किंग झांग तियान की हरी छाया उस विशाल पेड़ के तने पर चढ़ गई और उस ओर सरक गई जहां सिल्विन राजा छिपा था। सुंदर सौम्य चेहरे वाले मानव युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक उसकी पुतलियां चमकदार नीली रोशनी में चमक उठीं और फिर उसकी आंखों से 2 नीली प्रकाश किरणें निकलकर उसे रोक रहे रूट कोलोसस के आर पार देखने लगीं। नीली प्रकाश किरणें रूट कोलोसस के चारों ओर के स्थान में विलीन हो गईं, जिससे वह स्थान हिंसक रूप से सिकुड़ गया तथा उसकी सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। वह सुंदर युवक अपने हाथ हिलाते हुए धीरे से कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। अंतरिक्ष की लहरें उस बिंदु शून्य से फैलने लगीं जहां नीली रोशनी की किरणें पिघल गई थीं और पीले रूट कोलोसस पर छाया डालने लगीं, जब तक कि अचानक रूट कोलोसस ने पूरी तरह से हिलना बंद नहीं कर दिया, मानो वह बीच में ही जम गया हो। सुंदर युवक ने फिर हाथ हिलाया। उसके आदेश पर उसके शरीर से अनगिनत सफेद रेशे फूट पड़े, जो चमकदार मोती जैसी रोशनी में चमक रहे थे, फिर भी एक बेजोड़ स्थायित्व का एहसास दे रहे थे। प्रकाश के सफेद रेशे पीले मूल कोलोसस के शरीर की ओर बढ़े और सीधे उसके अंदर समा गए। अगले ही पल आखिरी स्थानिक तरंगे रूट कोलोसस के शरीर से होकर गुजरीं, जिससे वह उस सुंदर युवक की स्थिर फ्रेम क्षमता से मुक्त हो गया। क्रोधित होकर रूट कोलोसस ने एक दहाड़ मारी और उस सुंदर युवक की ओर झपटा। उसकी आंखें कठोर थीं और वह अपने हाथ हिला रहा था। उसके संकेत पर उसके शरीर के अंदर फैले सफेद चमकदार तंतु अचानक सिकुड़ गए और कड़े हो गए, जब तक कि कोलोसस के अंदरूनी अंग गेंद के दबाव में तंतुओं को चीर नहीं दिए गए। बाहर की ओर येलो रूट कोलोसस एक बार फिर बीच में ही जम गया, इससे पहले कि उसका विशालकाय शरीर पूरी तरह से अनगिनत टुकड़ों में फट जाए। ठीक इसी तरह एक स्वर्ग श्रेणी के प्राणी को इतने सरल, लगभग बिना चमक वाले अंदाज में गिरा दिया गया था। रूट कोलोसस पर घातक प्रहार से उस सुंदर युवक पर काफी दबाव पड़ा, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि अब जब वह अपने दुश्मन से मुक्त हो गया था, तो उसका शरीर एक धुंधले सा आकार में बदल गया और विशाल वृक्ष की ओर भागा। पलक झपकते ही वह युवक इतनी तेजी से 30 से 40 गज की दूरी पार कर गया कि किसी की भी नजर उसे दूर भागने के बजाय 1 इंच के आकार में सिमटता हुआ समझ सकती थी। वह किंग झांग तियान के पैरों पर था। फिर भी किंग झांग तियान को पहले दौड़ने का फायदा था। वह अब उस प्राचीन वृक्ष की चोटी पर पहुंच गया था जहां वन राजा था। हरी परछाई टिमटिमा रही थी और वह उसमें से बाहर निकला। उसकी आंखें क्षण भर के लिए पागल खुशी से चमक उठीं। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, हरे प्रकाश का एक बड़ा समूह ऊपर उठा और एक बड़े हरे हाथ का रूप ले लिया, जो सिल्विन राजा की आदिम आत्मा पर उसी तरह से हाथापाई कर रहा था। लक्ष्य हिला तक नहीं, वह अपनी जगह पर ही रहा। उसकी टहनी आसमान की ओर उठी हुई थी और चांदी की रोशनी के स्तंभ को निगल रही थी, मानो उसने तेजी से आते हरे हाथ को देखा ही न हो। जैसे ही हाथ आदिम आत्मा से 1 गज से भी कम दूरी पर लटका, अचानक सुनहरी रोशनी की एक लहर उठी और असंख्य जड़ों ने अचानक उसके चारों ओर जगह भर दी। वे रेशों की तरह बारीक थीं, लेकिन उनमें से हर एक सोने की तरह चमक रही थी, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़कर जड़ों का एक घेरा बना रही थीं, जो उस छोटे से हरे पेड़ और उसके ऊपर रहने वाली आदिम आत्मा की रक्षा कर रही थी। फुआंग, बड़े हरे हाथ की पकड़ इस जड़ अवरोध की सतह पर एक खरोंच के साथ समाप्त हुई। सुनहरी रोशनी की एक चमक में हाथ टूट गया, फिर भी अवरोध बना रहा, एक भी दरार नजर नहीं आई। किंग झांग तियान के पैर जोर से पीछे हट गए। उसके चेहरे पर तूफानी भाव आ गए और उसका छोटा खंजर फिर से उसके हाथ में आ गया। उसने हवा में वार किया। उसके खंजर से ठंडी रोशनी की किरणें निकल रही थीं। खंजर के ब्लेड से चमकती रोशनी की एक किरण निकली और हवा में गरजती आंधी की आवाज गूंज उठी।
1 मिलीसेकंड में छोटा खंजर कई आकारों में बड़ा होकर 10 गज लंबे चांदी के कृपाण में बदल गया। कृपाण से एक धुंधली चांदी जैसी आभा निकल रही थी जो लगभग 10 वर्ग गज के क्षेत्र में फैल रही थी। उसकी आभा इतनी तेज थी मानो उस पर एक नजर पड़ते ही किसी की आंखें अंधी हो जाएं। जिस स्थान पर कृपाण से वार हुआ था वह फट गया और एक खाई जैसा काला घाव दिखाई देने लगा। किंग झांग तियान ने चीख मारी। उसका हाथ एक गेंद की तरह जकड़ गया जैसे कि उसने कोई अदृश्य बल्ला पकड़ रखा हो और वह नीचे की ओर झूल गया। विशाल चांदी का कृपाण नीचे की ओर उड़ गया, अपने स्वयं के प्रतिबिंबों के निशान और अंतरिक्ष में एक बड़ा घाव छोड़ते हुए सुनहरे जड़ अवरोध से टकराने से पहले। बूम मम। चांदी का प्रकाश प्रभामंडल इतनी तेजी से चमक रहा था कि उसने सुनहरे जड़ अवरोध को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया था और वह सबकी नजरों से ओझल हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जो लोग अभी भी जड़ कोलोसिस के साथ एक अपरिहार्य संघर्ष में फंसे हुए थे वे बस उस दृश्य को भय से देखते रह गए। शी म्यू ने अपने प्रतिद्वंदी से खुद को छुड़ाने के लिए डेक के लगभग हर पत्ते को खोल दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने चमड़े के दस्ताने से ढके बाएं हाथ को कसकर बांधे शी म्यू आसमान की ओर गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं और पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं। अगले ही पल उसकी निगाहें शांत हो गईं जब वह चमकदार चांदी का प्रभामंडल आखिरकार दूर हो गया। सुनहरी जड़ वाली दीवार ज्यों की त्यों बनी रही, उसकी सतह पर एक भी नुकीली दरार नहीं थी। विशाल चांदी की कृपाण अपनी स्पंदित रोशनी और तीक्ष्ण त्वचा को काटने वाले प्रभामंडल के बावजूद अवरोध के बाहर पूरी तरह से अवरुद्ध थी। किंग झांग तियान की आंखों में पहले तो आश्चर्य का भाव था, फिर उसकी जगह शांत क्रोध ने ले ली। तभी उसके बगल में एक नया रूप उभर कर आया। वह सुंदर युवक वहां पहुंचा था। जबकि किंग झांग तियान ने सिल्विन राजा को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा था। चले जाओ, सुंदर युवक फुफकारते हुए बोला। उसका एक हाथ कांप रहा था। उसके हाथ में बैंगनी प्रकाश की एक लकीर प्रकट हुई जो एक बड़ी बैंगनी कुल्हाड़ी थी, जिसका इस्तेमाल फिर किंग झांग तियान के सिर पर वार करने के लिए किया गया। बैंगनी रंग की कुल्हाड़ी देखने में अजीब तरह से साधारण लग रही थी। इसकी धार पर कुछ बैंगनी रंग की नक्काशी थी जिससे ये भ्रम न हो कि यह एक औसत किसान का लकड़ी काटने का औजार है। फिर भी कुल्हाड़ी को देखने में जो चीज डरावनी लगती थी वह थी इसकी अदम्यता की मोटी आकृति, मानो इसके अंदर सदियों का समय संग्रहित हो। बड़ी कुल्हाड़ी से बैंगनी रोशनी की एक विशाल लहर निकली और किंग झांग तियान की ओर बढ़ी। जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ी उसके आसपास का स्थान ऐसे फट गया मानो वह कागज का बना हो। किंग झांग तियान का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अपने हाथ से उसे पकड़ने का इशारा किया। अपनी बड़ी चांदी की कृपाण को वापस अपने पास बुलाया और फिर उसे अपने सिर के सामने रक्षात्मक रूप से रख लिया। बांग। बैंगनी रंग की बड़ी कुल्हाड़ी की प्रकाश किरण पूरी ताकत से बड़ी चांदी की कृपाण से टकराए। चांदी की कृपाण अनियमित रूप से चमक रही थी और उसके ब्लेड से एक स्पष्ट ध्वनि फुसफुसा रही थी के रैक। किंग झांग तियान और उसके हथियार को विस्फोटक बल द्वारा फेंके जाने पर कृपाण पर एक दांतेदार रेखा उभर आए जो अंत में रुकने से पहले लगभग 10 गज पीछे की ओर उड़ गई। वह अपनी चांदी की कृपाण और उसकी नई दरार की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर पीड़ा और खेद था। फिर उसने हाथ का संकेत किया। कृपाण की चांदी जैसी चमक फीकी पड़ गई और सिकुड़कर अपने छोटे खंजर के आकार में लौट आए। हालांकि उसकी चमकदार धार पर एक नई दरार उभर आई थी। अब इसकी रोशनी मंद हो गई थी और खंजर की धीमी आवाज भी सुनी जा सकती थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किंग झांग तियान के सीने में एक दर्द का झटका लगा और फिर सामने खड़े उस खूबसूरत नौजवान पर चीख के रूप में उसकी चीख निकल गई। उसने छोटा सा खंजर वापस अपने अंदर निगल लिया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। उसकी आंखें अब घृणा से भरी हुई थीं। पहले सफल प्रहार के बावजूद उस सुंदर युवक ने किंग झांग तियान पर अपना हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसके शरीर से एक शक्तिशाली बेलगाम आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह फूट पड़ा जो उसकी शक्ति को स्वर्ग पद के और करीब ले जा रहा था। उसके हाथ में बड़ी बैंगनी कुल्हाड़ी अधिकाधिक चमकती जा रही थी। उसकी रोशनी आसमान पर भी छा रही थी क्योंकि कुल्हाड़ी स्वयं अधिकाधिक पारदर्शी होती जा रही थी। उस सुंदर युवक ने जोर से युद्ध का नारा लगाया और अपनी बांह घुमाकर अपने हथियार को स्वर्ण जड़ अवरोधक की ओर मारा। पच पच। कुल्हाड़ी से एक चौड़ी बैंगनी कुल्हाड़ी की रोशनी एक भयावह अदम्य बल के साथ बाहर निकली। वह सुंदर युवक यहीं नहीं रुका। वह लट्टू की तरह घूमा और एक बार फिर अपनी बड़ी कुल्हाड़ी से 2 और आकृतियां उछाली जो कुल्हाड़ी के पहले उभार के बाद सुनहरे जड़ अवरोध की ओर थीं। तीनों उभार एक साथ मिलकर 7-8 गज की विशाल अर्धचंद्राकार बैंगनी रोशनी में विलीन हो गए। उस रोशनी के बीच अनगिनत रून नाच रहे थे और हर एक रून एक ऐसा अवर्णनीय भयावह प्रभुत्व का भाव उत्पन्न कर रहा था जिससे अंतरिक्ष भी सिकुड़कर पीछे हट गया। क्षेत्र के भीतर बादल और हवाएं बलपूर्वक टकराने लगीं क्योंकि आसपास के हर कोने से आध्यात्मिक ऊर्जा उड़ते हुए अर्धचंद्राकार प्रक्षेपण की ओर उमड़ पड़ी और उसमें शामिल हो गई, जिससे बैंगनी किरण एक आकार बड़ा हो गया। अब इसकी सतह पर बैंगनी बिजली की चमक रही थी। ये सुनने में बहुत विस्तृत लग रहा था, लेकिन सब कुछ पलक झपकते ही हो रहा था। थूम-पप। बैंगनी अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी की किरण ने सुनहरे जड़ अवरोध पर प्रहार किया। अध्याय 486 सीमाएं पार करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ची आवाज इतनी तेज थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सका। जड़ें सुनहरी रोशनी से मंत्रमुग्ध हो गई होंगी, लेकिन बैंगनी अर्धचंद्र के कारण वे चकनाचूर हो गईं। जड़ों को मंत्रमुग्ध होकर फूटना ही था, लेकिन अर्धचंद्र भी अपनी शक्ति खो चुका था। वह दूर जा गिरा, जिससे परिष्कृत युवक कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया।
हरे पेड़ और आदि आत्मा अंततः भीड़ के सामने आ गए। बेशक उस समय सबसे नजदीक वाला व्यक्ति वास्तव में सफेद वस्त्र पहने युवा परिष्कृत व्यक्ति था। रेशम की बुनाई जैसे सुनहरे ग्रहण को देखते ही हवा में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। वह युवा सुसंस्कृत व्यक्ति अपने चेहरे की खुशी छिपा नहीं सका। वह एक बैंगनी कुल्हाड़ी लिए हुए था और खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने उस चांदी के खंभे को देखा जो उस धुंधली परछाई में धंस गया था, वह तुरंत गायब हो गया। 10 फुट ऊंचे हरे पेड़ के ऊपर एक हरे रंग की आकृति खड़ी दिखाई दी। वह आकृति केवल 3 फुट ऊंची थी और उसका पूरा शरीर हरे प्रकाश से चमक रहा था। हल्के से दिखाई देने वाले रूम घूम रहे थे जो शरीर को एक विशाल पत्ते से ढके हुए थे। उसका शरीर कोमल लग रहा था, लगभग जैड जैसा। यह अच्छा नहीं है। उस युवा सुसंस्कृत व्यक्ति ने उस पर नजर डाली और देखा कि जैड जैसा दिखने वाला बच्चा ग्लूकोमा से ग्रस्त लग रहा था। यह एहसास होते ही उसके चेहरे पर तनाव आ गया। वह शरीर को झकझोरता हुआ बच्चे के पास आ गया, मानो आकार के अंतर को डराना चाहता हो। बच्चे ने 5 रंगों वाला एक आभामंडल प्रकाशित किया। जैसे जैसे वह नंगी आंखों से दिखाई देने वाले उतार चढ़ावों के साथ फैलता गया, उसमें निहित सांसें स्पष्ट रूप से पहले से कई गुना तेज होती गईं। वह युवा परिष्कृत युवक इस प्रकाश मंडल के बीच में था। जैसे ही उसका शरीर जड़ होने लगा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी हरकतें फिर से शुरू हो गईं। जब उन्होंने 5 रंगों वाली आभा को हवा में फैलते हुए महसूस किया, तो विशाल वृक्ष के नीचे जड़ों का प्रकाश स्पंदित हुआ और आकृति पुनः दोगुनी हो गई। उनमें से लाल जड़ वाले दैत्य ने अपना हाथ घुमाया और लाल लपटें ऐसे लहराई मानो कोई पहाड़ ऊपर से गुजर रहा हो। पीले तूफानी भंवर में तब्दील हो चुके वो भाई 10 फीट से भी ज्यादा दूर उड़ गए। प्रकाश की सतह चमक उठी, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज लगभग नष्ट हो गई। हरे दानव के शरीर की सतह पर हरी लताएं दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थीं, घनी और लगभग एक समान। हरी लताओं ने उनके चेहरों को ढक लिया और शी म्यू और लू जिन की ओर झुक गईं। शी म्यू ने कराहते हुए अपने हाथ में काले उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू लहराया। धमाका! मोटी पत्तियों का एक पहाड़ सीटी बजाता हुआ बाहर निकला और एक बड़ी हरी बेल उसमें लुढ़क गई, जिससे वह तुरंत टुकड़ों में टूट गई। लू जिन की आंखें बेलों की तरह हरी थीं। घना हरा कोहरा कम हो गया, बेलों और ऊर्जा गेंद से दूर। वे दोनों उन दैत्यों द्वारा किए गए हमलों का प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन वे स्थिति को और अधिक कठिन होने से पहले ही वहां से चले जाने के लिए उत्सुक थे। हाँ, जैड जैसा दिखने वाला वह बच्चा जवान और नाजुक था, लेकिन उसकी आवाज सैकड़ों साल के आदमी जैसी थी। उसकी हंसी बहुत कर्कश लग रही थी। हंसी के बाद उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और अचानक वह हरे पेड़ के तने में बैठे उस युवा सुसंस्कृत व्यक्ति के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही नीली रोशनी हरे पेड़ पर पड़ी, उसका असली शरीर अचानक सिकुड़ गया। थोड़ी देर बाद वह आधा फुट से भी कम रह गया। उसकी मोटाई किसी बच्चे के हाथ जितनी ही थी। वाह! सिकुड़ा हुआ हरा पेड़ कई बार हिला। जैसे जैसे वह आकृति सिकुड़ती गई, वह नीचे के विशाल पेड़ में धंसने की कोशिश कर रही थी। नहीं, सिल्विन राजा भागने की कोशिश कर रहा है। युवा सुसंस्कृत व्यक्ति की कुल्हाड़ी से किंग झांगटियन को पीछे धकेले जाने के बाद वह अब अपने शरीर की स्थिति में वापस आ रहा था और फिर से आगे की ओर दौड़ रहा था। ये दृश्य देखकर उसके हाव भाव बदल गए और वह जोर से चिल्लाया। ये देखकर उसकी पीठ से पंख फैल गए। अब नंगी आंखों से एक नीली हवा का प्रवाह दिखाई दे रहा था। वह उसके पूरे शरीर को लपेटे हुए उस पर ठहर गया। हवा का एक झोंका आया। किंग झांगटियन नीली रोशनी की एक गेंद में बदल गया और बड़ी तेजी से हरे पेड़ की ओर बढ़ने लगा। इस समय हरा पेड़ विशाल पेड़ के अंदर सिमट चुका था, केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खुला रह गया था। डिंग! एक विशाल ढोल की तरह एक धमाकेदार आवाज सुनाई दी। सफेदी के घेरे के भीतर शक्ति का एक विशाल स्थान था जो हिल रहा था। वह एक पल में फैल गया और हरा पेड़ ठहर गया। सिर में नीली रोशनी की चमक लिए वह युवक तुरंत पेड़ की ओर बढ़ा। इसी क्षण उसके माथे का मांस खुलने लगा और बीच में एक खड़ी तीसरी आंख दिखाई देने लगी। ऊर्ध्वाधर तीसरी आंख सफेद रोशनी में चमक रही थी, कभी पलक नहीं झपक रही थी या उसकी नजर हरे पेड़ से हट नहीं रही थी। हरे प्रकाश की किरण में तब्दील होकर उसका शरीर छोटे से पेड़ से आधा फुट बाहर लटक रहा था। उसका एक हाथ अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय हिलना नामुमकिन था। युवक के कंधे पर एक विशाल कुल्हाड़ी थी और वह भावशून्य था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आधे पेड़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि अचानक एक परिवर्तन हुआ। छोटे पेड़ की जड़ों के नीचे स्थित विशाल पेड़ अचानक कांप उठा और फिर एक जोरदार आवाज हुई। वाह! उसमें से अचानक एक रंगीन साटन निकला। हालांकि वह खाली था। उस युवा सुसंस्कृत व्यक्ति के सामने उसे लूट लिया गया था और हरे पेड़ को एक रोल में उलझा दिया गया था। उसी समय घनी और रंगीन रोशनी एक तीखे तीर की तरह सीधे युवक पर लगी। नजदीकी होने के कारण अचानक प्रकट हुई रोशनी ने उसे शरीर रोककर प्रतिरोध करने पर मजबूर कर दिया। रंगीन साटन के मजबूत बल ने छोटे हरे पेड़ को हवा में एक चाप की तरह खींच लिया और वह गिर गया। जहाँ छोटा सा पेड़ था, वहां से एक विशाल पेड़ की छाल टूटकर अलग हो गई। एक छोटी सी आकृति मुट्ठी भर रंग बिरंगे साटन के साथ उसमें से उड़ी, जबकि दूसरा हाथ हवा में ये पता लगाने लगा कि हरा पेड़ कहाँ है। वह आकृति एक छोटी कद की महिला थी, लगभग एक बच्ची जैसी। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके सिर पर 2 शौफ थे, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसे लगा कि यह जी लिंग ही है, जिससे वह पहले परीक्षणों की शुरुआत में मिला था।
तभी एक जोड़ी पानी भरी आंखें जिनमें उत्साह का भाव था, एक युवा और कोमल हाथ ने हरे पेड़ के ऊपरी सिरे को पकड़ लिया और अपना पैर नीचे कर लिया और मुड़कर जाने को बेताब थी। हालांकि जैसे ही उसका शरीर हिला, एक मजबूत बल उसे नीचे खींच रहा था, जिससे वह हिलने या यहाँ तक कि इस बिंदु पर छोड़ने में असमर्थ हो गई। अभी अभी हवा में एक नीला बवंडर अचानक नीले आकाश की ओर मुड़ा, जो पहले हवा में कैद था। नीली रोशनी भी चमक उठी और अजीब लग रही थी। जी-लिंग के साथ ही वह दूसरे सिरे पर हरे पेड़ से टकरा गई। छोड़ दो, तुमने जाने दिया, दोनों ने एक साथ चिल्लाया, लेकिन कोई भी शांत नहीं हुआ और पूरी ताकत से खींचता रहा। उफ! जब दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे तो अचानक पॉप! एक कर्कश आवाज गूंजी। पेड़ की छोटी सी शाखा बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में टूट गई। हालांकि आसमान से एक तेज आवाज सुनाई दी। छोटा पेड़ हवा में घूम गया क्योंकि उसकी शाखा टूट गई थी। किंग झांगटियन ने आदि आत्मा की ओर देखा। वह जल्दी से घूम गया, शाखा के दूसरे आधे हिस्से के साथ हरी रोशनी की किरण बन गया और उसकी दिशा में उड़ गया। जी-लिंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और वह गुस्से और निराशा से अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। एक हाथ से पेड़ की टूटी हुई शाखा को खींचते हुए उसके शरीर से बैंगनी प्रकाश की किरण निकलने लगी और वह क्रोध से हवा में उछलकर आदि आत्मा की ओर मुड़ गई। वूश! अचानक एक ठंडी रोशनी उत्सर्जित करती हुई आकृति उसके सामने आकर रुक गई। जी-लिंग ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया और उसका शरीर अचानक पीछे की ओर झटका खा गया। वह दौड़ी और बहुत तेजी से रुक गई, जिससे वह कुछ सुस्त हो गई। जी-लिंग का छोटा सा चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर, खासकर उसकी आंखों पर, क्रोध और रोष साफ दिखाई दे रहा था। वह युवा, सभ्य आदमी एक विशाल बैंगनी कुल्हाड़ी लिए हुए था। उसने अपने सामने खड़ी छोटी बच्ची की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध और घृणा से भरी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि कुछ भयानक होने वाला था। खजाना सौंप दो और तुम मौत से बच जाओगे, उस युवा, सुसंस्कृत व्यक्ति ने कहा। जी-लिंग के अपनी शर्तों पर राजी होने का इंतजार करते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी हमलावर मुद्रा में घुमाई, मानो उसे पता हो कि कुछ होने वाला है। जी-लिंग ने अपने होंठ काटे और 5 रंगों वाले उल्टे साटन को अपनी ओर खींच लिया। जिस समय आदि आत्मा भाग गई, वू भाई, शिम यू और अन्य लोग जो शुरू में विशालकाय से लड़ रहे थे, चीख पड़े। उसका विशाल शरीर मुरझाने लगा और पलक झपकते ही वह 4 टुकड़ों में बदलकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हवा से कुछ आकृतियां उभरीं। जैसे ही रोशनी दिखाई दी, वे शिम यू, लू जिंग, ची नीजी और वू ब्रदर्स थे। यद्यपि शिम यू और अन्य लोग दिग्गजों से लड़ने में व्यस्त थे, फिर भी वे उपरोक्त स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे। वू भाइयों ने उस सुसंस्कृत युवक की ओर देखा और उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। दोनों व्यक्ति बिना कुछ कहे तुरंत एक दूसरे से लिपट गए और पीले तूफानी भंवर में परिवर्तित हो गए तथा जिस दिशा में थे उस ओर उड़ चले। वे इतने तेज थे कि बस एक चमक में वे दर्जनों फीट दूर तक फैल गए। हालांकि वे किंग झांगटियन से थोड़े धीमे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से उसके पीछे थे। ची नीजी ने ये दृश्य देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। एक हाथ से उसने 4-5 फुट लंबी एक लाल शटल निकाली। वह ऊपर उड़ गया। लाल लंबा शटल अचानक कांप उठा, आसमान से फट गया, एक लाल इंद्रधनुषी पुल में बदल गया और किंग झांगटियन की ओर भागा। हालांकि ची नीजी किंग झांगटियन या वू भाइयों से कम नहीं था। तीनों एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। पलक झपकते ही दूर आकाश की केवल परछाइयां ही बची रह गईं। शी म्यू और लू जिंग ने एक दूसरे को देखा और उसी दिशा में जी-लिंग की ओर उड़ चले। इस समय युवक का सामना करते हुए जी-लिंग डरी हुई और अजीब लग रही थी। उसका चेहरा कागज के एक टुकड़े के समान पीला पड़ गया था। उसके रंग बिरंगे रेशमी साटन लहरा रहे थे, जो उसके पूरे शरीर की रक्षा के लिए रंग बिरंगे हल्के पर्दों के घेरे में बदल रहे थे। वह भागने का कोई मौका ढूंढना चाहती थी, लेकिन उस तेज कुल्हाड़ी के नीचे उसकी इच्छा दम तोड़ गई। वह सुसंस्कृत युवक भूत जैसा था। जी-लिंग की गति के कारण उसका बच निकलना लगभग असंभव था। ये देखकर कि जी-लिंग परिष्कृत युवक के हाथों में बैंगनी विशाल कुल्हाड़ी से कुचला जाने वाला था, 2 आवाजें फूट पड़ीं। यह कोई और नहीं बल्कि शिम यू और लू जिंग थे जो बचाव के लिए आए। अध्याय 487 पेड़ पर कब्जा करना। जी-लिंग ने ये देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके हाथ के एक झटके से उसकी 5 उंगलियां रंग बिरंगी रोशनी से भर गईं। चीचा! उसकी उंगलियों से नाखून निकलकर अलग अलग रंगों के 5 क्रिस्टल में बदल गए। हवा में वे जीव अचानक 5 रंगों वाले कीड़ों की तरह उड़कर उस युवक की ओर दौड़ पड़े। युवक के हाथ में बैंगनी कुल्हाड़ी उसके पूरे शरीर में बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गई। अचानक कुछ धमाके हुए और 5 क्रिस्टल वहीं रुक गए। जी-लिंग ने इस अंतर का फायदा उठाया और बच निकला। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और विशाल बैंगनी कुल्हाड़ी हाथ में लिए जी-लिंग की ओर दौड़ा। कुल्हाड़ी इतनी चमक रही थी मानो वह फिर से हमला करने वाला हो। तुम भले ही सुंदर और परिष्कृत दिख, लेकिन तुम खजाने को कभी नहीं समझ पाओगे। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जी-लिंग खिलखिलाया और पेड़ की आत्मा को शिम यू की ओर फेंक दिया। युवक को यह उम्मीद नहीं थी कि यह महिला ऐसा कदम उठाएगी, और ये देखकर वह अचंभित रह गया। जी-लिंग का शरीर रंग बिरंगी रोशनी से भरा हुआ था। उसका शरीर एक तरह से मुड़ा हुआ था, युवक को पीछे छोड़ते हुए सिल्विन राजा की ओर बढ़ रहा था। युवक ने जी-लिंग की रोशनी देखी और चला गया। वह झिझक रहा था और उसने उसका पीछा न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने पीठ फेरी और शिम यू की ओर दौड़ा, जिस पर जी-लिंग ने पेड़ की आत्मा फेंकी थी। पेड़ का फटा हुआ शरीर फेंके जाने पर चीख उठा। शिम यू को अचानक हुए इस बदलाव पर आश्चर्य हुआ, लेकिन इसे स्वीकार करना उसके स्वभाव में नहीं था।
जैसे ही वह पेड़ की आत्मा से बचने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसे एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। उसके पास एक रंग बिरंगा मनका प्रकट हुआ। ये ठीक नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दुर्भाग्य से भागने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि लू जिंगजिंग 10 फीट दूर से मुंह बनाकर देख रहा था। पेंग 5 रंग के मोती फूटकर 5 रंग का धुआं बन गए। धुआं एक प्रेत की तरह उछला और पास में खड़े शिम्यू को घेर लिया। शिम्यू ने मोती के फटने से पहले अपनी सांस रोक ली। फिर भी उसने गलती से धुएं का थोड़ा सा हिस्सा अपनी नाक में खींच लिया था, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। कितना शक्तिशाली धुआं, उसने अपने दिल में कहा जैसे ही उसका शरीर डूबने लगा। सौभाग्य से उसका शरीर अग्नि तत्व से युक्त था। इससे जहरीली गैस और घुटन पर संयमित प्रभाव पड़ा। उसके मन में जो बेहोशी छाई थी वह तुरंत ही दूर हो गई। हालांकि इस छोटे से अंतराल में ही उसे एक जकड़न महसूस हुई और उसका शरीर एक अदृश्य शक्ति से बंध गया। इस कोहरे में कैद करने की भी शक्ति है। शिम्यू थोड़ा चौंक गया। धुएं के चंगुल से निकलने की उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसके शरीर ने एक लाल रोशनी उत्सर्जित की, लेकिन वह असफल रहा। अदृश्य शक्ति लचीली थी और वह आजाद नहीं हो सका। शिम्यू का चेहरा उतर गया। दांत पीसते हुए उसने अपने चमड़े के दस्ताने उतार दिए और उसके बाएं हाथ पर सफेद लपटें दिखाई देने लगीं। कोहरे के बाहर लू जिंग ने देखा कि उसने अप्रत्याशित रूप से शिम्यू को फंसा लिया है। उसका शरीर लहराया और पेड़ की आत्मा के पास प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लालच झलक उठा और वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मेरे रास्ते से हट जाओ, एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। आवाज कम नहीं हुई क्योंकि वह युवक आकाश में विशाल बैंगनी कुल्हाड़ी लिए लू जिंग के पास प्रकट हुआ। जहां भी बैंगनी कुल्हाड़ी गुजरती, आसपास का स्थान तुरंत विकृत हो जाता। एक डरावनी आत्मा उसमें से निकलकर लू जिंग और उसके नीचे पेड़ की आत्मा को ढक लेती। लू जिंग को बस एक तेज सांस महसूस हुई और चारों तरफ से एक जबरदस्त ताकत उसकी गति को धीमा करने के लिए उमड़ पड़ी। इस पल उसे सचमुच एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता है और कैसी मौत उस पर टूट पड़ेगी। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। उसने अपने होंठ काट लिए और सामने खड़ी पेड़ की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करना छोड़ दिया। हरे कोहरे की सतह एक हरे धुंधले गोले जैसी लग रही थी। खतरनाक बैंगनी कुल्हाड़ी की ओर बहते हुए वह जगह की सीमाओं को तोड़कर अलग हो गई। जैसे ही कुल्हाड़ी सीटी की आवाज के पीछे चली, एक सफेद आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि पहले वाला ही सुसंस्कृत युवक था। उसने लू जिंग को ठंडे भाव से देखा। उसके हाथ के एक झटके से प्रकाश की एक किरण पेड़ की आत्मा पर पड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। धमाका, हवा में एक तेज आवाज गूंजी। लू जिंग ने 5 रंगों वाला धुआं छोड़ा था जो अचानक आग की लपटों में बदल गया। 5 रंगों वाला धुआं चारों ओर फैल गया, लेकिन इसे छटने में बहुत देर हो चुकी थी। मूल लाल प्रकाश प्रज्वलित होने के बाद विभिन्न रंगों की 5 लपटों में बदल गया था। धुएं में अभी अभी फूटी हिंसक लहर ने जोरदार प्रहार किया और प्रकाश की किरण से प्रभावित आत्मावृक्ष का आधा भाग आगे पीछे हिलने लगा। फैलते हुए 5 रंगों वाले धुएं के भीतर लाल रोशनी चमक उठी और उसके भीतर एक धुंधली आकृति चमक उठी और पलक झपकते ही गायब हो गई। अगले ही पल बिजली चमकती हुई एक लाल आकृति आकाश में प्रकट हुई। पल भर में वह युवक के पास पहुंचा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और प्रकाश की किरण को टटोला। उस आदमी का बायां हाथ सफेद लपटों में चमक रहा था। 2 विशाल जलते हुए अग्नि पंखों के पीछे लाल लपटें चमक रही थीं। ये शिम्यू के अलावा और कौन हो सकता है? जब युवाओं ने ये देखा तो वे क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी साफ आंखों में ये खून जैसा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लाल आंखें अचानक हल्के नीले रंग में बदल गईं। उसके माथे का मांस फटने लगा और बीच में एक पतली सी खड़ी आंख दिखाई देने लगी। उस आंख से शिम्यू की ओर सफेद रोशनी की एक किरण निकल रही थी। ताले पर युवक ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और ठंडे स्वर में एक शब्द बोला। जब लॉक ऑन शब्द उसके कान में पड़ा तो शिम्यू को अपने मस्तिष्क में एक तनाव महसूस हुआ और उसके चारों ओर अजीब उतार चढ़ाव होने लगे। यह अच्छा नहीं है। शिम्यू का दिल चीख उठा और वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। हालांकि उसके अग्नि पंख भारी लग रहे थे, मानो वे हजारों पत्थरों से ढके हों। वह अपना शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इतना ही नहीं, उस पर शिम्यू को ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हवा ठहर गई हो। वह किसी पदार्थ की तरह उस पर दबाव डाल रही थी और हवा का बहाव रुक सा गया था और स्थिर ही रहा। शिम्यू अब हवा से घिरा हुआ था। इस क्षण वह सचमुच रुक गया और जंगलों के बीच गिरे हुए पत्ते उसके सामने मंडरा रहे थे। उसके ज्वलंत पंखों की लपटें भी हवा में एक अजीब रूप में स्थिर थीं। हालांकि आग हिल नहीं रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहद ठंडी बर्फ से जम गई हो। समय स्थिर प्रतीत हो रहा था। शिम्यू दंग रह गया। उसकी आंखें अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और उसकी अपनी अग्नि शाखा की ओर मुड़ गईं। उसके आसपास की हवा से पतली रेशमी सफेद क्रिस्टल रेखाएं उभरने लगीं। उसने अपने पंखों को हवा में स्थिर करने की कोशिश करते हुए ऐसे अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव के साथ अपने पंखों को लपेट लिया। उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर रेशमी क्रिस्टल रेखाएं थीं। रेशमी क्रिस्टल रेखाएं उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जैसे कोई जड़ें उसकी त्वचा में धंस गई हों। ये सफेद क्रिस्टल रेखाएं पूरे स्थान को नहीं ढक रही थीं, बल्कि सिर्फ शरीर के चारों ओर की सीमा में दिखाई दे रही थीं। रेशम अदृश्य शून्य से फैलकर उसे शरीर के बीचों बीच फंसा रहा था, जिससे वर्गाकार का 2 फुट का गोलाकार क्षेत्र बन गया था। शिम्यू जल्दी में था। जैसे ही उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी बदली, उसे एहसास हुआ कि रेशमी सफेद क्रिस्टल शहर के बाहरी इलाके में घुस आए हैं। लू जिंग अभी भी चल रहा था, इसलिए समय रुका नहीं था।
सफेद क्रिस्टल रेखा के अवरुद्ध होने के कारण पर्वतमाला का भीतरी भाग स्थिर था, जबकि बाहरी दुनिया अभी भी गतिमान थी। ऐसा लग रहा था मानो दो दुनियाएं बट गई हो और उनका मूल समय और स्थान से संबंध तुरंत टूट गया हो। मुझे जाने दो। शीम्यू की आंखें सुनहरी और गहरी थीं। उसने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ उठाया और काले उल्कापिंड जैसे लोहे के चाकू को अपने हाथ के पिछले हिस्से में थामकर नीचे की ओर हाथ हिलाया और अपने सामने के शून्य में वार करने लगा। जिप! एक धातु की घंटी बजी और शीम्यू का लंबा चाकू जोरदार प्रहार से वापस उछल गया। रेशमी क्रिस्टल की कुछ ही रेखाएं टूटी, यानी शीम्यू का शरीर अभी भी चाकू के अंदर बंधा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो चीज छीनने की जो मेरी थी? भाड़ में जाओ, उस तिरस्कार भरे युवक ने रूखेपन से कहा और एक कदम आगे बढ़ते हुए एक हाथ से अपनी बैंगनी कुल्हाड़ी उठा ली। वह शीम्यू की ओर बढ़ा, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। जैसे ही बैंगनी कुल्हाड़ी का तूफान आया, शीम्यू की आंखें अचानक सुनहरी चमक उठीं। हाँ, शीम्यू की चीख सुनकर और उसकी आंखों में अचानक से चमकती सुनहरी रोशनी को देखकर उसका पूरा शरीर सफेद हवा में घूमने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसकी बांह अब तक लगभग पूरी तरह काली हो चुकी थी। जोर से पटकते ही उसकी बांह पर लाल रंग के निशान उभरने लगे, जो उसकी पूरी बांह पर छा गए और तुरंत ही उसे एक धधकती हुई सफेद लौ में लपेट लिया। शीम्यू की कसी हुई बाईं मुट्ठी उठी और एक घातक आभा उभरी, जिसने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। गैस के प्रभाव से वह धीरे धीरे टूटने लगी। धमाका! शीम्यू ने अपनी मुट्ठी पटक दी। उसकी भुजाओं की लाल रेखाएं चमक उठीं और मुट्ठियों की सफेद लपटें उबलने लगीं। आग तेजी से फैलती गई और एक शक्तिशाली बेजोड़ बल तुरंत उसकी भुजा से मुट्ठी के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। जैसे ही अधिक शक्तिशाली स्थान का बल फैला, उसके चारों ओर का स्थान हिंसक रूप से हिलने लगा। ची ची! जैसे ही टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन की आवाज आई, हवा में मकड़ी के जाले जैसी एक काली दरार दिखाई दी। बैंगनी कुल्हाड़ी का तूफान आया, लेकिन अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह के प्रभाव में ये तुरंत ढह गया। उसी समय शीम्यू के सामने रोशनी झिलमिला उठी और हवा का प्रवाह अस्त व्यस्त हो गया। अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह के कटाव के तहत सफेद क्रिस्टल रेखाएं तुरंत अनगिनत कटों में टूट गईं। सभी हवा में बिखर गईं। एक मुक्के से शून्य को तोड़ने के बाद शीम्यू बिल्कुल भी नहीं रुका। उसके दो ज्वाला पंख एक तरफ झुक गए और हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवा में एक सफेद हवा का प्रवाह दिखाई दे रहा था। शीम्यू की छवि किसी उल्कापिंड जितनी दूर थी। पलक झपकते ही वह आकाश में गायब हो गई, जो पिछली बार की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा थी। इस बार यह कोई लंबी कहानी नहीं थी, लेकिन पलक झपकते ही यह घटित हो गई। युवक चौंक गया और उसने जल्दी से एक हाथ हिलाकर प्रकाश की किरण पर बैठी वृक्ष आत्मा को दूर कर दिया। जैसे ही उसने प्रकाश की किरण को दूर हटाया, पेड़ की आत्मा ठीक समय पर उसके हाथों में आ गिरी। वह शीम्यू द्वारा छीने जाने के बहुत करीब थी। अध्याय 488। एक विचित्र लकड़ी की छड़ी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। उसकी आंखें शीम्यू की दिशा में चिपकी हुई थीं, उसकी भौहें बीच में सिकुड़ी हुई थीं। उसकी पुतलियों के गहरे कोनों में एक नीचता का भाव उभर आया। उस सजीले युवक ने अपनी दोनों हथेलियों को छाती के सामने रखा और एक अस्पष्ट और गूढ़ मंत्र बुदबुदाते हुए हाथों से कई इशारे करने लगा। ऐसा करते ही उसके शरीर से एक चमकदार सफेद रोशनी कौंधने लगी। वाह! वह सुंदर युवक सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया था, जो उस दिशा की ओर बढ़ रही थी जहां से शीम्यू ने उसे छोड़ा था, और पूरी तरह से गायब होने से पहले आकाश में प्रकाश की एक सफेद चाप बना रही थी। लू जिंग कुछ देर बाद चीखने और गुस्से में पैर पटकने के साथ अपनी मूर्छा से उबरा और फिर हरे प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और उसी दिशा में उसका पीछा करने लगा जिस दिशा में शीम्यू भागा था। दूर जंगल में, ऊपर हवा में, शीम्यू के विशाल ज्वलंत पंख, जिनमें से सफेद लपटें सफेद केशिकाओं की तरह बह रही थीं, फड़फड़ा रहे थे तथा हर एक गतिविधि के साथ उसे कई सौ गज दूर ले जा रहे थे, मानो वह उड़ने के बजाय दूर जा रहा हो। अचानक उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपने हाथ से हरे रंग का एक ताबीज छीनकर उसे कुचल दिया, जिससे उसके हाथ से हरे रंग की रोशनी की कुछ धाराएं फूट पड़ीं और उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं, जिससे उसकी गति बढ़ गई। फ़्वाव! वह एक सफेद धुंध में बदल गया। कुछ ही पलकों में वह सफेद धुंध क्षितिज के सबसे दूर वाले हिस्से तक पहुंच गई थी। एक और पलक झपकते ही वह पूरी तरह से गायब हो गई। लगभग उसी क्षण वह स्थान जहां कभी शीम्यू खड़ा था अचानक सफेद रंग में चमक उठा और उसके बाद उस सुंदर युवक की आकृति प्रकट हुई, जिसने निराशा में अपने दांत पीस लिए, क्योंकि शीम्यू एक बार फिर कहां गायब हो गया था। तभी दूर से एक हरे रंग की रोशनी उसकी ओर तेजी से आई। उसकी गति भी उतनी ही भयावह थी, जिससे लू जिंग का चेहरा दिखाई दिया, जो बहुत क्रोधित था। उस सुंदर युवक ने देर से आने वाले व्यक्ति पर एक नजर डाली, जिससे वह तुरंत सतर्क हो गया। उसके चेहरे पर तुरंत सतर्कता का भाव आ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, क्योंकि उसके शरीर से हरा धुआं निकलने लगा था, जबकि उसकी हथेलियां हरे रंग में चमकने लगी थीं। उस खूबसूरत नौजवान ने बेरुखी से मुंह फेर लिया। उसने एक तेज सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई और फिर उसका शरीर हरकत में धुंधला गया और वह दूसरी दिशा की ओर भागा। लू जिंग स्तब्ध रह गया और फिर उस मुकाबले के लिए राहत की सांस ली, जो हुआ ही नहीं। उसने उस तरफ देखा जहां शीम्यू गया था और फिर उस तरफ देखा जहां वह खूबसूरत नौजवान गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, फिर घने कोहरे की चादर में लिपटकर वह दूसरी दिशा की ओर भागा।
ऊंचे आसमान में लहराते अटूट पहाड़ों की श्रृंखला के ऊपर क्षितिज पर एक सफेद बिंदु इतनी तेजी से दिखाई देता है कि कोई भी इसकी गति को छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन समझ सकता है। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी सफेद बिंदु से हट गई और शी म्यू प्रकट हुआ, जिसने जल्दी से अपना सिर उस दिशा में घुमा लिया था। उसकी आंखें सुनहरी थीं जब वह अंततः आराम करने से पहले घूर रहा था। अपने सफेद ज्वालायुक्त पंखों की गति और एक ही पवन छाया जादुई मंत्र के संयोजन से उसने एक ही सांस में हजारों मील की उड़ान भर ली थी। उसकी शक्ति पर पड़ाकर जाहिर है उसके चेहरे पर पड़े रुगन पीलेपन के रूप में स्पष्ट था। जैसे ही शी म्यू के पंख छोटे होकर अपने सामान्य आकार में सिकुड़ गए, उसके ज्वाला जैसे पंखों की सफेद चिंगारियां मंद होकर गायब हो गईं। एक हल्के से फड़फड़ाहट के साथ वह नीचे उतरने लगा। वह कुछ देर तक पहाड़ों के इर्द गिर्द यूं ही उड़ता रहा, फिर एक चट्टान के सामने रुक गया। उसकी उंगलियां कई बार हिलीं, जिससे लाल रंग की रोशनी की कुछ किरणें चट्टान को चीरती हुई निकलीं, और फिर उसने उससे एक गुफा बना ली। वह उड़कर उसके अंदर बैठ गया। हाथ ऊपर उठाकर उसने हाथ हिलाए और गुफा के चारों ओर कुछ हरी रोशनियां बिखेर दी, जिससे उसकी पूरी गुफा पर एक आवरण सा छा गया। तभी शी म्यू को आखिरकार अपनी सांसें संभालने का मौका मिला। बिना आराम किए तेजी से आगे बढ़ना और अपने सफेद ज्वाला पंखों का इस्तेमाल, इससे उसकी असली क्यूई पर इतना जोर पड़ा कि वह पूरी तरह थकने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन कम से कम अब वह अकेला था, सबकी पकड़ से मुक्त। उसने 2 गोलियां निकाली और उन्हें खा लिया। फिर 2 मध्य श्रेणी अग्नि गुण वाले स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया, जिससे उसके शरीर से एक हल्की लाल चमक निकलने लगी। पूरा एक दिन और रात लग गया। जब शी म्यू ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी पुतलियां एक पल के लिए चमक उठीं, जिससे पता चला कि उसने अपनी असली क्यूई को पूरी तरह से भर लिया था। वह तुरंत खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसने हाथ हिलाया और हरे पेड़ की टहनी का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। ये सिल्विन राजा का शरीर था, वही शरीर जिसे उसने अभी अभी बाकी सभी की नाक से छीना था। उसने पेड़ की टहनी को सहलाया, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। यह एक खतरनाक अनुभव था, पर कम से कम ये सब सार्थक था। उसने धीरे से भौहें सिकुड़ते हुए पेड़ की टहनी को गौर से देखा। हो सकता है कि इस चीज से आध्यात्मिक तरंगें निकल रही हों, लेकिन बस इतना ही। इसमें वह पवित्र वृक्ष का द्रव नहीं था जिसका जिक्र मालॉन्ग ने पहले किया था। इसमें कुछ भी खास नहीं था। क्या किंग झांग तियान और बाकी सभी लोग सिर्फ इसी बात के लिए भेड़ियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे, या क्या पवित्र वृक्ष का द्रव वाकई किसी और शाखा में जमा था? उसका मन संभावनाओं पर विचार कर रहा था और वह अवचेतन रूप से अपनी ठुड्डी रगड़ रहा था। उसने अचानक एक हल्की सी चीख निकाली। टहनी के एक तरफ एक हल्की सी हरी रेखा थी। अगर उसकी नजर इतनी अच्छी न होती तो वह और भी देर तक उसकी नजरों से ओझल रहती। उसने उसे घूरकर देखा, फिर अपना गोल्डन पाउंड ब्लेड निकाला तथा उससे हरे प्रकाश की सहायता से धीरे से चीरा लगाया। ब्लेड बिना किसी प्रतिरोध के छाल को चीरता हुआ निकल गया। शी म्यू की भौहें ऊपर उठ गईं और उसका गोल्डन पाउंड ब्लेड अपनी काटने की गति जारी रखे हुए था। पार्ट लगभग अटूट पेड़ की शाखा अचानक 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई, जिसके मध्य से लगभग 1 फुट लंबी एक हरी लकड़ी की छड़ी बाहर निकल आई। उसने जल्दी से लकड़ी की छड़ी जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ ली और अपना ध्यान फिर से कटी हुई शाखा की ओर लगाया। बीच में एक ही हौद थी, शायद लकड़ी की छड़ी उसी के अंदर रखी थी। अब यह क्या है? शी म्यू ने लकड़ी की छड़ी को बहुत हल्के से चुटकी ली। हरे रंग की लकड़ी की छड़ी स्पर्श से उस शाखा से अलग लग रही थी जिससे वह निकली थी। देखने में वह चमकदार थी, मानो पारदर्शी हो। जैसे ही उसने लकड़ी की छड़ी की सतह पर बहुत ही बारीक आकृतियां उकेरीं, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वे जादुई चिन्हों जैसे लग रहे थे, लेकिन अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव के बावजूद वह उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाया। उन्हें यह अंदेशा था कि ये जादुई चिन्ह प्राकृतिक रूप से बने हैं। फिर भी लकड़ी की छड़ी से किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही थी, जिसके कारण वह लकड़ी के भीतर उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। लकड़ी की छड़ी से भी एक हल्की सी मुस्कान टपक रही थी। उसकी खुशबू ताजगी देने वाली थी, मानो किसी सुकून देने वाली अगरबत्ती की हो। उसने लकड़ी की छड़ी पर और भी अधिक बल लगाते हुए उसे देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। लकड़ी की छड़ी बेसुरी सी मजबूत थी, मानो वह किसी धातु की छड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उत्सुकता से अपनी भौहें चढ़ाते हुए शी म्यू ने थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन लकड़ी की छड़ी जिद्दी बनी रही। यहाँ हमारे पास क्या है? वह मुस्कुराया और फिर अपनी उंगली चटकाते हुए लकड़ी की छड़ी पर लाल रोशनी की एक किरण छोड़ी। लाल चिंगारी लकड़ी की छड़ी की सतह से टकराते ही फूट पड़ी, लेकिन छड़ी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। दरअसल उसकी सतह पर एक भी दाग नहीं था। शी म्यू इस खोज से हैरान से ज्यादा खुश था। ये लकड़ी की छड़ी वाकई दिलचस्प थी। गम की बात ये थी कि इस समय वह ये पता लगाने के लिए और कुछ नहीं कर सकता था कि वह क्या है। उसने लकड़ी की छड़ी को कुछ और बार परखा और आखिरकार उसे अपने पास रख लिया। उसने ठान लिया था कि यहाँ से जाने के बाद वह इसका पता लगाएगा। उसने पेड़ की कटी हुई टहनी की ओर मुड़कर हाथ हिलाया और उन्हें भी अपने पास रख लिया। अंततः वह खड़ा हुआ और गुफा को अपने समूह से मुक्त कर दिया तथा बहुत सावधानी से गुफा से बाहर उड़ गया। उसकी आंखें क्षितिज की ओर देख रही थीं तथा उसका मन तेजी से विचार कर रहा था। प्रवेश परीक्षा पूरी होने में अभी लगभग 1/3 समय बाकी था। उसने अपना किंग शान ऑर्डर निकाला। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। दूसरों के किंग शान ऑर्डर इकट्ठा करने की अपनी यात्रा के दौरान उसने धीरे धीरे अपनी रैंक लगभग 100 तक पहुंचा दी थी और अब वह 108 की सूची में शामिल हो गया था।
उसने कुछ देर सोचा। एक स्वीकार्य पद, ऐसा पद जो उसे किंगलैंड की पवित्र भूमि में पहले से ही जगह दिला सकता था। फिर भी 108 की सूची में भी सफल उम्मीदवारों को विभिन्न स्तरों पर स्थान दिया जा सकता था। अगर वह चाहता था कि उसे भविष्य में 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला की साधना के लिए और संसाधन दिए जाएं, तो बेहतर होगा कि वह खुद को पहले से 36वें स्थान तक पहुंचा ले। अपना अगला लक्ष्य तय करते हुए शी म्यू ने अपना हाथ आध्यात्मिक पेट पॉकेट में डाला। एक सेकंड बाद कय उसमें से उड़ गया। उसके पंख बेतहाशा फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर आ गिरे। उफ, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि तुमने मुझे कई दिनों तक इस थैले में ठूंसा है? तुम इससे मेरी सांसों की नली बंद कर रहे हो। तोते का दोबारा आना हमेशा की तरह एक जोरदार चीख के साथ हुआ। ओह, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें अभी बाहर जाने देता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, शी म्यू ने कहा। मैं इस परीक्षण के बाकी हिस्सों में जितने ज्यादा से ज्यादा राक्षस जानवरों का शिकार कर सकता हूँ करूंगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी दृष्टि की जरूरत है। आहा, ये तो मेरी प्रतिभा है। कई की आंखें चमक उठीं। शी म्यू की पीठ के पीछे लाल रोशनी चमकी जैसे ही उसके क्रिम्सन फ्लेम विंग्स उसकी पीठ से निकले। उसके बाद वह पहाड़ों की सबसे गहरी पहुंच की ओर भागा। पहाड़ों का ये हिस्सा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था और साथ ही तरह तरह के राक्षसी जानवरों की कई शक्तिशाली आभाएं भी थीं। दूसरे शब्दों में, ये दानव नाविकों की कटाई के लिए उपजाऊ जमीन थी। शी म्यू अभी ज्यादा दूर भी नहीं उड़ा था कि कई ने अपनी आंखें चमकाते हुए बताया, शी तो यहाँ से लगभग 30 मील दूर राक्षस जानवरों का एक अड्डा है। ये पृथ्वी श्रेणी के नेवले छिपकलियों का एक परिवार है। शी म्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह उस दिशा की ओर उड़ने लगा जहां कई ने बताया था। कुछ ही पल बाद वह पहाड़ों के बीच एक कुंड के ऊपर पहुंच गया। पहाड़ की तलहटी में एक बड़ी काली गुफा थी जहां से बार बार घना काला धुआं निकल रहा था। शी म्यू ने हाथ हिलाया और गुफा में चमकदार लाल रोशनी का एक गोला भेजा। बूम, लाल रोशनी में विस्फोट हुआ जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा और अचानक गुफा से उग्र धड़कने की आवाजें निकलने लगीं। फू फू, गुफा से कुछ तकनीकी रंगों वाली आकृतियां बाहर निकलीं। वहां 5 नेवले छिपकलियां थीं जिनकी खूबसूरत रंग बिरंगी खालें थीं। हालांकि उनकी खूबसूरती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था, उनकी बहुरंगी खालें लोहे के कवच जैसी लग रही थीं, उनकी आंखें गहरी लाल थीं और उनमें से हर एक ऐसी लग रही थी मानो खून के प्यासे हों। वे सभी पांचों प्रारंभिक पृथ्वी श्रेणी की आभा उत्सर्जित करते हुए शी म्यू की ओर दौड़े। मुझे कुछ मिनट चाहिए, कय। इसके साथ ही शी म्यू ने एक सौम्य बल का उपयोग करते हुए कय को अपने से दूर भेज दिया क्योंकि उसके शरीर से लाल रोशनी फूट पड़ी और क्रिम्सन एप ऊर्जा निर्माण उसके पीछे उभर आया। 7-8 दिन बीत चुके थे। दलदल से भरे क्षेत्र में एक काली रोशनी आसमान में ऊपर उठी और फिर नीचे की ओर झूलती हुई एक बड़ी ब्लेड का रूप ले लिया। जब नीली रोशनियों का एक मोटा समूह काले ब्लेड से टकराया तो एक जोरदार रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी जिससे जादुई ऊर्जा की एक लहर चारों ओर फैल गई और हवा में पानी, कीचड़ और कीचड़ को उठाते हुए एक तूफान पैदा हो गया। तूफान थम गया। शी म्यू दिखाई दिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वह अपना काला उल्कापिंड लोहे का ब्लेड लिए हुए था। उसकी बाहों पर 2 कट के निशान थे लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं लग रहे थे। उसके सामने लगभग 20 गज लंबा एक विशालकाय राक्षस लेटा था। वह किसी जियाओ ड्रैगन या सर्प जैसा जीव लग रहा था, लेकिन अब तक वह अपने ही खून से लथपथ पड़ा था। उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह कट चुकी थी। यहीं से उस खून का गड्ढा आया था और उसने अपने आसपास के इलाके को गहरे, बेचैन कर देने वाले लाल रंग में भिगो दिया था। शी म्यू उस विशाल शव की ओर बढ़ा और राक्षसी जानवर का सिर चीरकर मुट्ठी भर नीले रंग का दानव केंद्रक निकाला। वह चमक रहा था और भयानक रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। ये स्वर्गीय पृथ्वी श्रेणी का एक राक्षसी जानवर था। बेशक इसका दानव केंद्रक इतनी शक्तिशाली नाड़ी उत्सर्जित करता होगा। अरे शी तो, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हें ये अच्छा पकवान ज्यादातर तुम्हारी वजह से ही मिला है ना? मैं हिसाब किताब रख रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहे, क्योंकि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मुझे एक भारी इनाम की उम्मीद है। इस धरती पर मिलने वाले सबसे बेहतरीन व्यंजन, कई ने कहा और पता नहीं कहाँ से उड़कर शी म्यू के कंधों पर कुशलता से बैठ गया। अध्याय 489, राज्य छोड़ना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हाँ, मुझे मेमो मिल गया। शी म्यू ने कई की ओर एक मिड रैंक स्पिरिट स्टोन उछालते हुए जवाब दिया। उसने अपना किंग शान ऑर्डर निकाला और मुट्ठी भर नीले दानव न्यूक्लियस को उसमें ठूंस दिया जिससे ऑर्डर पर अंकित स्कोर काउंटर बढ़ गया। वह पल भर के लिए स्कोर देखकर मुस्कुराया और अपना हरा लबादा उतार दिया, ये तय करते हुए कि अब यहाँ और नहीं रुकेगा। उस लबादे के नीचे उसकी पूरी उपस्थिति तुरंत छिप गई और पल भर में वह क्षितिज की ओर उड़ते हुए एक धुंधले हरे रंग में बदल गया। पिछले कुछ दिनों से वह पूरे देश में तरह तरह के राक्षसी जानवरों का शिकार कर रहा था। हरा लबादा ही वह मुख्य कारण था जिसकी वजह से वह किंग झांकतियान, वहां के शिष्ट युवकों और उस सिल्विन किंग के चक्कर में शामिल बाकी सभी लोगों से टकराने से बच पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि सिल्विन राजा के असली रूप के प्रकट होने के बावजूद बाकी राज्य कैसे बेफिक्र था। उसने तर्क दिया कि शायद जो लोग सिल्विन राजा के बारे में जानते थे और खेल में उतरने की हिम्मत कर रहे थे, वे बड़े बड़े संप्रदायों और परिवारों के शक्तिशाली अनुयायी ही थे। सच्चाई जो भी हो, यह उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। उसे अपनी मर्जी से कहीं भी राक्षस जानवरों का शिकार करने की आज़ादी मिल गई। एक दिन बाद छोटी पहाड़ियों के बीच एक पहाड़ी पर शी म्यू अपने एक हाथ में मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा लिए पालथी मारकर बैठा था। ज्यादातर बार जब कय उसे अकेला छोड़ देता था
तो तोता उसके कंधे पर बैठा था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। शीटो, अगर मुझे ठीक से याद है, हम परीक्षा के अंत से ज्यादा दूर नहीं हैं, है ना? कई ने अचानक कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया। इस लोक में रात और दिन का कोई फर्क नहीं था, जिससे दिन धुंधले हो गए थे। हालांकि अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था, तो वाकई ज्यादा समय नहीं बचा था। हम तो बस आखिरी दिनों में हैं। तुम इतने बेफिक्र कैसे हो? क्या तुम्हें आखिरी पलों में स्कोर बनाने की होड़ में नहीं लग जाना चाहिए? कई ने हैरानी से पूछा। खैर, मेरा लक्ष्य रैंकिंग में पहले 36 में शामिल होना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, शी म्यू ने जवाब दिया। सिल्विन किंग झड़प के बाद शी म्यू ने कई की शक्तिशाली दृष्टि से कुछ खास स्तरों और वर्गों के राक्षसी जानवरों का व्यवस्थित रूप से शिकार किया था। परिणामस्वरूप वह रैंकों में ऊपर उठते हुए पहले 36वें स्थान पर पहुंच गया था और 35वें स्थान पर था। वह 35वें स्थान पर रहना चाहता था और वहां रहने के लिए उसने जो कुछ भी कर सकता था, किया। जब तक वह पहले 36 में शामिल रहेगा, उसे एक शीर्ष शिष्य माना जाएगा, जिससे उसे कुलीनों के विशेषाधिकारों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हालांकि अगर वह सूची में और भी ऊपर पहुंच जाता, तो वह किसी न किसी तरह ध्यान आकर्षित करता, और यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी आदर्श नहीं था जिसके पास बहुत सारे रहस्य हों। विशेषकर ये तथ्य कि वह 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला का अभ्यासी था, ये बात ज्ञात हो, और वह निश्चित रूप से खतरों को आकर्षित कर रहा था। तभी अचानक उसके सिर पर लगा जेड पेंडेंट चमक उठा और फिर चमकदार सफेद रोशनी की चादर में तब्दील होकर शी म्यू को घेर लिया। पहले तो वह हक्का बक्का रह गया, लेकिन एन पल भर में ही उसे बात समझ आ गई। लगता है अब समय आ गया है। परीक्षा खत्म हो गई। इससे पहले कि सफेद रोशनी भड़कती, उसने जल्दी से कई को अपनी कमर से बंधी स्पिरिट पेट पॉकेट में वापस ठूंस दिया और अचानक वे गायब हो गए। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्से अचानक एक जैसी चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठे, मानो जमीन पर तारे एक साथ टिमटिमा रहे हों। शी म्यू के आसपास का वातावरण पहले तो धुंधला सा था, फिर अचानक वह पेड़ के सामने उसी स्थान पर स्थिर हो गया जहाँ वह परीक्षण से पहले था। उसके चारों ओर परछाइयां और आकृतियां उभर आईं। उनकी संख्या लगभग हजारों में थी। उनमें से कई लोग मैदान में भ्रमित स्तब्ध खड़े थे, कुछ तो बहुत भयभीत लग रहे थे और कुछ तो युद्ध की मुद्रा में भी थे। जाहिर है वे सभी परीक्षा के अभ्यर्थी थे। शी म्यू ने अपने आसपास जमा होती भीड़ का ध्यान से अध्ययन किया और धीरे से आह भरी। लगभग लाखों लोग परीक्षण में शामिल हुए थे, लेकिन जो लोग परीक्षण के अंत तक पहुंच पाए, उनकी संख्या 1000 से भी कम थी। जिन लोगों ने अपनी ही जेड तिजोरी को तोड़कर गुप्त क्षेत्र को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था, उन्होंने किंगलैंड के पवित्र संप्रदाय में अपना स्थान खो दिया, लेकिन कम से कम उनकी जान तो नहीं गई। सच कहूं तो जब वे ज्यादा बूढ़े नहीं हो जाते, तो ज्यादा मजबूत और अनुभवी होकर वापस आ सकते थे। इन लोगों के लिए हालात अभी भी आशावादी थे। हालांकि कोई भी उन लोगों के लिए ऐसा नहीं कह सकता था जिनकी कब्र गुप्त क्षेत्र की धरती और पत्तियां थीं। जो लोग इस चौक पर वापस लौट पाए, उन्हें ही सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे जिनसे शी म्यू को रास्ते में मुलाकात हुई थी। वह खूबसूरत नौजवान किंग झांग तियान, चीनी जी, वू ब्रदर्स, जी हे, और यहाँ तक कि मा लॉन्ग और माली भी, जो परीक्षा के अंत तक किसी तरह बच गए। जो लोग सिल्विन किंग युद्ध में शामिल थे, अब उसी जगह इकट्ठा हुए थे और एक दूसरे को भी तुरंत नोटिस कर रहे थे, और अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखते ही उनके हाव भाव काफी बदल गए। वह खूबसूरत युवक शी म्यू को खंजर जैसी निगाहों से घूर रहा था। जवाब में शी म्यू मुस्कुराया, मानो उसे उसकी धमकी की कोई परवाह ही न हो। लू जिंग भी उसकी तरफ मुड़ा और एक गरजने जैसी नजर से देखने लगा। साफ जाहिर था कि उसके पास भी शी म्यू के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो शी म्यू के प्रति मित्रवत था, वह था किंग झांग तियान, जिसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। ये सभी लोग अलग अलग भाव भंगिमाएं रखते हुए एक दूसरे को अर्थपूर्ण और अक्सर शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी सिल्विन राजा का जिक्र तक नहीं किया, मानो सभी ने आंतरिक सहमति बना ली हो कि इसे नजरअंदाज किया जाए। हालांकि बहुत से अन्य बचे हुए लोग उन अजीब जानलेवा जड़ों के दिखने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। शी म्यू ने जवाब में किंग झांग तियान की ओर सिर हिलाया, जब तक कि उसकी परिधीय दृष्टि ने पास में ही किंग झांग तियान पर चीनीजी की बर्फीली आक्रामक निगाहों को नहीं देखा। शी म्यू को याद आया कि कैसे किंग झांग तियान ने चीनीजी को उस रूट कोलोसस से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया था, ताकि वह खुद सिल्विन किंग से कुछ पुर्जे चुरा सके। बेशक वह आदमी इसे यूं ही नहीं जाने देगा। उन्होंने सोचा कि किंग झांग तियान, चीनीजी और वू ब्रदर्स के बीच त्रिकोणीय लड़ाई का अंत कैसे हुआ। उसने वू ब्रदर्स की ओर देखा, जिनके चेहरे पर तिरछी नजर के बजाय तटस्थ भाव था। शी म्यू को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि आवाज एक हरे रंग की लड़की की थी, जो उससे लगभग 10 गज की दूरी पर अकेली खड़ी थी। ये जियांग शुई शुई थी। वह उसे अजीब से भाव से देख रही थी, फिर अचानक अपनी नजरें उससे हटा लीं। इस पूरी नजर बदली ने शी म्यू को सचमुच थोड़ा हैरान कर दिया। तभी चौक के ऊपर एक नई आकृति हवा में उभरी, एक बूढ़ा आदमी जिसने हरा चोगा पहना हुआ था और जिसकी भौहें बहुत लंबी थीं। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी ढीली आस्तीनें हवा में हिलने लगीं। ये पहले से ही बेईगू था। देवियों और सज्जनों, परीक्षा समाप्त हो गई है। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं जो जीवित बचे हैं और इसे अंत तक देख पा रहे हैं। नियमों के अनुसार गुप्त क्षेत्र में आपने जो कुछ भी प्राप्त किया था, वह किंग शान आदेश के अंदर की वस्तुओं को छोड़कर आपका ही रहेगा। अब बेईगू ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर हम अपने 108 शिष्यों का चयन करेंगे।
कृपया अपना किंगशान आदेश अभी प्रस्तुत करें। फू, उससे हरे प्रकाश की एक चिंगारी निकली, जिससे हरे रंग की प्लेट का एक टुकड़ा अचानक धरती से ऊपर उठ गया। शी म्यू के सैश में रखा किंगशान ऑर्डर अचानक चमक उठा और स्लैब की ओर उड़ गया। पहले तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की क्योंकि उसके आसपास के बाकी सभी लोगों का भी किंगशान ऑर्डर छीन लिया गया था। उस पल में हवा टिमटिमाती हरी रोशनी से भर गई। जैसे ही आदेश स्लैब में पिघले, स्लैब की सतह पर लहरें उठीं। बेईगू ने कुछ हाथ के संकेत दिए और स्लैब स्थिर होने से पहले कुछ देर तक हिलता रहा। जैसे ही नाम सामने आने लगे, स्लैब से रोशनी चमक उठी। स्लैब पर ठीक 180 नाम थे। हालांकि सबको अपनी रैंकिंग पहले से ही पता थी, फिर भी यह नज़ारा काफी रोमांचक था। भीड़ में से कुछ लोग बुदबुदाने लगे, कुछ गर्दनें तानकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन कट में है। पूरे आयोजन के दौरान शी म्यू शांत रहे। उनका नाम उनमें से एक था, 35वें स्थान पर, जिससे वे बड़ी मुश्किल से एलीट डिसिपल्स की श्रेणी में जगह बना पाए। उन्होंने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। सच में सबसे ऊपर झाओ जी नाम का एक लड़का था। कहने की जरूरत नहीं कि शी म्यू अकेला नहीं था जो उस खूबसूरत युवक की तरफ मुड़ रहा था, तो यही उसका नाम है, झाओ जी। हो, शी म्यू बुदबुदाया। दूसरा स्थान किंग झांग तियान का था, तीसरा जी हे था और चौथा न तो चीनी जी था और न ही लूजिंग। ये जियांग शुई शुई था। एकदम हक्का बक्का। शी म्यू एक पल के लिए भी भीड़ में जियांग शुई शुई को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। लड़की जबरदस्त थी, ये तो उसने मान लिया, लेकिन लू जिंग और बाकियों जैसी असाधारण रूप से शक्तिशाली नहीं थी। वह उसके और सिल्विन राजा के पीछे गए लोगों के बीच कुछ प्रकार की शक्ति विसंगतियों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि लड़की रैंकिंग में इतनी ऊपर उठ जाएगी। इसके बाद चीनीजी, लू जिंग और वू ब्रदर्स का स्थान रहा। वे सभी शीर्ष 10 में शामिल थे। मालॉन का नाम भी शिलापट पर कहीं अंत में दिखाई दिया, लेकिन कम से कम वह किंगलैंड के पवित्र संप्रदाय में तो शामिल हो गई। आप में से जो 108 लोगों ने मेरा अनुसरण किया है, कृपया जो नहीं कर पाए वे चिंता न करें। किंगलैंड की पवित्र भूमि में आपके साहस के प्रदर्शन के लिए भी बहुमूल्य उपहार मौजूद हैं। बेईगू ने अपनी बात समाप्त की। ठीक इसी तरह क्षितिज की ओर उड़ान भरने से पहले वह हरी रोशनी में चमक उठा। शी म्यू सहित सभी सफल उम्मीदवार तेजी से उसके पीछे पीछे चले गए, जिससे चौक में मौजूद बाकी भीड़ उन्हें विस्मय और ईर्ष्या से देखती रह गई। तभी किंगलैंड पवित्र संप्रदाय का एक अन्य शिष्य उड़कर आया और शेष भीड़ पर कब्जा कर लिया। भाई शी, मालॉन के शी म्यू के बगल से उड़ते हुए हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। पहले 36 में शामिल होने पर बधाई। आप बहुत दयालु हैं, लेडी माँ। आपने खुद ही इस संप्रदाय में जगह बना ली है। बहुत बहुत बधाई। शी म्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ही, भला ये छोटी बच्ची तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? प्लीज, जब हम साथ ट्रेनिंग करेंगे तो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मालॉन्ग ने कहा। उसके होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। वह अपने आप में पहले से ही एक मनमोहक सुंदरता थी, फिर भी जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे आंखों के सामने कोई फूल खिल रहा हो। आमतौर पर ऐसे हृदयस्पर्शी दृश्य को देखकर कोई भी आसानी से मंत्रमुग्ध हो जाता। जरूर, हमारे जैसे नए शिष्यों को एक दूसरे की यथासंभव मदद करनी चाहिए। शी म्यू ने ऐसे उत्तर दिया मानो वह उस खूबसूरत मुस्कान को देख ही न पाया हो। ये देखकर कि शी म्यू अब और अधिक मजाक करने के मूड में नहीं है, मालॉन्ग अपनी उड़ान के बाकी समय चुप रहे। भीड़ में कई और लोग भी आपस में बातें कर रहे थे और उनके विषय, जैसा कि अनुमान था, चलो एक दूसरे का ख्याल रखें, जैसी बातों पर केंद्रित थे, क्योंकि वे एक दूसरे को अपने हमउम्र मानने लगे थे। बेशक किंग झांग तियान, झाओ जी और पहले 10 लोगों जैसे लोगों ने सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित किया था। शी म्यू ने कुछ देर तक उनकी ओर देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। बेईगू को सब पता था कि उसके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। उसने बस भीड़ को किंगलैंड के पवित्र वृक्ष के पास एक जंगल में ले जाकर खड़ा कर दिया। उनके सामने पेड़ों के बीच एक बड़ा मेहराबदार पत्थर का दरवाजा बना हुआ था। ये लगभग 70-80 गज ऊंचा था, किसी हरे रंग की सामग्री से बना था। इसके हर हिस्से पर जादुई चिन्ह अंकित थे। शी म्यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये चिन्ह उनसे अलग थे जो उसने पहले देखे थे। सहज ही उसने अपनी आत्मिक इंद्रिय को मुक्त कर दिया ताकि उसमें से कुछ भी पता लगा सके, लेकिन द्वार से उसकी इंद्रियों को तुरंत ही पीछे धकेल दिया गया। ये रहा किंगलैंड की पवित्र भूमि का प्रवेश द्वार, बेईगू ने कहा। भीड़ एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें दरवाजे के आर पार जंगल के पेड़ और झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। ये कैसा प्रवेश द्वार था? शी म्यू की आंखें सोने की तरह चमक रही थीं जब वह उसे घूर रहा था, और फिर अंततः उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। शी म्यू के हाव भाव देखकर मालॉन ने अचानक कहा, भाई शी, तुमने वहाँ कुछ देखा? अध्याय 490। शेंग तियान डी हुआन हुआंग। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। कुछ खास नहीं, तुम्हें खुद ही देखना होगा, शी म्यू ने सरलता से उत्तर दिया। वह उससे ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। बेईगू ने अपना हाथ हिलाया और एक हरा टोकन प्रकट हुआ। उसने उसे हिलाया और हरे रंग की रोशनी का एक चाप टोकन से कुछ देर के लिए चमककर बड़े पत्थर के गेट में चला गया। गेट की सतह पर लगे चिन्ह तुरंत चमक उठे और एक प्रकार की गुनगुनाहट जैसी ध्वनि निकली। फिर भी गेट के भीतर का स्थान पहले जैसा ही पारदर्शी बना रहा। बेईगू का चोगा फड़फड़ाने लगा जब वह अचानक धरती से उछलकर पत्थर के दरवाजे से टकराया। हालांकि पत्थर के दरवाजे के बीच पहुंचने से पहले ही उसके भीतर का स्थान हल्का सा लहराया और बेईगू का शरीर उसमें समा गया।
भीड़ ने भी उनका अनुसरण किया, बारी बारी से गेट के अंदर से गुजरी और गेट के अंदर ही गायब हो गई। शी म्यू भी उसके पीछे पीछे गया। सबसे पहले उसने देखा कि उसके चारों ओर एक अंतहीन सफेद रोशनी फैल रही थी, जिसने उसे कुछ सेकंड के लिए अंधा कर दिया। फिर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे शी म्यू को बहुत ताजगी और आराम महसूस हुआ और उसने देखा कि दृश्य बदल गया था। उसे हरे संगमरमर के पत्थर से बने एक चबूतरे पर, जो लगभग कई मील चौड़ा था, बिठाया गया। वह अकेला नहीं था, उसके साथ बाकी सभी लोग भी उसी चबूतरे पर प्रकट हुए थे, हालांकि बिखरे हुए और अलग अलग भाव भंगिमाओं वाले। उनके सामने एक ऐसी खूबसूरत जगह दिखाई दी जो मानो देवताओं का स्वर्ग हो। विशाल पर्वत शिखर ऊंची और एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर खड़े थे और हर एक ऊपर बादलों और धुंध में ऊपर उठ रहा था। एक शांत नाला पत्थरों के बीच से धीरे धीरे बह रहा था, जो मानो सभी को विस्मित करने की होड़ में था। यह अविश्वसनीय रूप से मनोरम दृश्य था। बीच बीच में समूह को ऊंचे पहाड़ों के सामने मंडराते सारसों के एक छोटे झुंड का सामना करना पड़ता, जो केवल मधुर चीखों की एक छोटी सी लकीर छोड़ते जाते थे। बादलों के सफेद गुबार आकाश में सुस्ती से घूमते रहते, कभी कभी टूटकर नीचे धरती पर रंगीन किरणें डालते, उन्हें चकाचौंध रंगीन रोशनियों से सराबोर कर देते। शी म्यू ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस क्षेत्र में आत्मिक ऊर्जा की सांद्रता इतनी अधिक थी कि यह ईस्ट सेंट की कुल हवा से 3 गुना अधिक थी। हमारा प्रवेशकर्ता कहाँ है? बेई गू ने अचानक पूछा। लो, समूह से कुछ ही दूरी पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो लंबी आस्तीन वाली हरी कमीज पहने एक बहादुर युवक निकला। उसने अपनी बाहें छाती के सामने क्रॉस करके रखी हुई थीं। शी म्यू ने अपना ध्यान अपनी गंदगी पर केंद्रित किया और देखा कि उसकी कमीज के सीने के दाहिने हिस्से पर एक हरे पत्ते की छवि सिली हुई थी। तो फिर मैं सभी 108 नए लोगों को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। उन्हें चारों ओर घुमाओ, उन्हें पवित्र भूमि की आदत डाल दो। बेई गू ने युवक की ओर देखते हुए कहा। समझ गया, उसने कर्तव्यनिष्ठा से उत्तर दिया। व्यवस्था हो जाने के बाद बेई गू का शरीर चमक उठा और वहीं गायब हो गया, जिससे भीड़ में विस्मयकारी विस्मय की ध्वनि उत्पन्न हो गई। नमस्ते मेरे नए संप्रदाय भाइयों, इस नीच व्यक्ति का नाम लिंग फेंग है और मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा और गुरुओं द्वारा निर्धारित अनुसार किंगलैंड की पवित्र भूमि तक ले जाऊंगा। उस वीर युवक ने भीड़ की ओर मुड़ते हुए कहा। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें संप्रदाय भाई, किंग झांग तियान ने भीड़ से बाहर निकलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर भीड़ ने तुरंत अपने हाथों को छाती के सामने लाकर उस युवक का अभिवादन किया। सच में ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग फेंग गर्मजोशी से मुस्कुराया और हाथ हिलाकर मानो अभिवादन का सिलसिला रोक रहा हो। हालांकि आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो प्लीज मेरे साथ आइए। वह मुड़ा और एक विशेष दिशा की ओर चल पड़ा। शी म्यू और उनका समूह उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि कुछ 100 गज की दूरी पर हरे संगमरमर की टाइलों से बने एक चौकोर के किनारे पर लगभग 10 मील लंबा एक इंद्रधनुष किसी मेहराबदार दरवाजे की तरह उभरा हुआ था, जो अपनी बहुरंगी चमक से कई गज की ऊंचाई तक आकाश को रोशन कर रहा था। इंद्रधनुष जैसे मेहराबदार द्वार से होकर लगभग 10 गज चौड़ी एक सड़क पवित्र भूमि के सबसे गहरे भाग तक जाती थी। सड़क पर खड़े होकर शी म्यू ने चुपचाप अपनी जादुई आंखें खोली और सामने की ओर देखा। उसने पाया कि पवित्र भूमि में भी हरे भरे पेड़ों की कतारें बाहरी दुनिया के जंगलों से बिल्कुल अलग थीं। सड़क घने जंगलों और प्राकृतिक उपवनों से घिरी हुई थी, लेकिन पेड़ों के बीच की छोटी छोटी दरारों से शी म्यू कुछ ऊंची इमारतों की छतें और धूसर दीवारें देख सकता था। जाहिर था जंगल के भीतर घर और महल के साथ साथ दूसरी तरह की इमारतें भी छिपी हुई थीं। मेरे भाइयों, हम अभी पवित्र भूमि की पहली मंजिल पर ही हैं। देखिए, पवित्र भूमि में 5 मंजिलें हैं और पहली से आखिरी मंजिल तक उनके स्तरों को क्रमशः शिंग, तियान, दी, जुवान और हुआंग कहा जाता है। हम अभी जहाँ हैं वह सबसे निचली मंजिल है, हुआंग मंजिल, जहाँ शताब्दी के शिष्य रहते और प्रशिक्षण लेते थे। लिंग फेंग ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और बोलते हुए अपने सामने वाले क्षेत्र की ओर इशारा किया। भाई लिंग फेंग, सेंचुरी डिसिपल्स कौन है? किंग झांग तियान ने सवालिया लहजे में पूछा। पूरी यात्रा के दौरान वह लिंग फेंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, जिससे पता चलता था कि वह काफी बातूनी है। समूह के अन्य लोग भी जल्दी से लिंग फेंग की ओर मुड़े। अच्छा, शताब्दी शिष्य वे हैं जो संप्रदाय में 100 साल से भी कम समय से शामिल हैं। जैसे आप, तुलनात्मक रूप से हमारे पास सहस्राब्दी शिष्य और 1 आयु शिष्य जैसे अन्य समूह भी हैं। लिंग फेंग अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि भीड़ उत्तेजित होकर हंगामा करने लगी। जब आपने कहा कि आयु शिष्य, तो आपका मतलब उन शिष्यों से था जो लाखों वर्षों से हैं? लाल पोशाक पहने, नुकीले कानों और खरगोश जैसे पतले होंठों वाली एक लड़की चिल्लाई। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। हमारे किंगलैंड पवित्र संप्रदाय की स्थापना करोड़ों साल पहले हुई थी। जिन लोगों ने शक्तियों का एक निश्चित स्तर और साथ ही कुछ खास प्रजातियां हासिल कर ली थीं, उनके लिए 10 लाख साल क्या मायने रखते हैं? लिंग फेंग ने शोरगुल के बीच से उत्तर दिया। उसके सुंदर चेहरे पर गर्व के भाव उभर आए। उनके शब्द सुनकर समूह के कई लोगों ने गहरी सांस ली। सहस्राब्दी शिष्य और युग शिष्य क्रमशः दी तल और जुवान तल पर रहते हैं, जबकि एल्डर और वे शिष्य जो संतों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, तियान तल पर रहते हैं। पवित्र भूमि की सबसे ऊंची मंजिल
शेंगताल के संबंध में। ये किंगलैंड के महामहिम पवित्र स्वामी का निवास है। यहाँ ऊंची मंजिलों के लोग अपने से नीचे की मंजिलों में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, लेकिन लोगों को अपने से ऊपर की मंजिलों पर जाने की मनाही है जब तक कि उन्हें विशेष रूप से बुलाया न जाए या जब तक कि उनके पास निमंत्रण दिखाने के लिए विशेष चिन्ह न हो। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लिंग फैंग ने अपने भाषण के अंतिम भागों पर जोर देते हुए समझाया, खैर मुझे खुशी है कि हुआंग फ्लो पहले से ही काफी बड़ा है, वरना 100 साल तक यहाँ रहना थोड़ा उबाऊ होता। लड़की जैसी जीलिंग, जो अपने पहले वाले प्यारे और मजाकिया स्वभाव में लौट आई थी, अचानक बोली, मेरी संप्रदाय बहन, क्या आप सचमुच सोचती हैं कि हुआंग मंजिल पवित्र भूमि के सभी 5 स्तरों में सबसे बड़ी मंजिल है? लिंग फैंग ने पूछा। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्या ऐसा नहीं है? हा, नहीं नहीं, बाकी 4 मंजिलें उस हुआंग मंजिल जैसी ही हैं जहां हम अभी हैं। सभी मंजिलें स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल खड़ी नहीं हैं। सच कहूं तो मंजिलें वैसी नहीं हैं जैसी आपने कल्पना की होगी। देखिए, आप जितना ऊपर जाते हैं मंजिल उतनी ही बड़ी होती जाती है। इस बीच आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही अधिक केंद्रित होती जाती है, लिंग फैंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसके स्पष्टीकरण से नए लोगों में काफी हंगामा मच गया, शायद उस सुंदर मानव युवक को छोड़कर जिसने पिछली बार परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसने अपनी बाहें पीछे की ओर मोड़ लीं, उसकी आंखें दूर तक घूर रही थीं, जबकि उसका भाव तटस्थ था, मानो उसने लिंग फैंग की कोई बात सुनी ही न हो। इस बीच शी मू भी इन व्याख्याओं से उतना ही हैरान था। उसने बताया कि जैसे जैसे कोई ऊपर की मंजिलों पर चढ़ता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण और भी तेजी से बढ़ता जाता है, और फिर भी आध्यात्मिक ऊर्जा की यह परत ईस्ट सेंट के कई गुना तक पहुंच चुकी थी, जो कि सेरुलियन सी स्टार की तुलना में पहले से ही अविश्वसनीय रूप से संकेंद्रित थी। निहितार्थों को देखते हुए उनके हाथ मुट्ठी में बंध गए। ओह, अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ, जीलिंग ने सोच विचार कर अपना सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है मेरे भाइयों, इस जमीन के इस हिस्से का परिचय यहीं खत्म होता है। आओ मैं तुम सबको अपना रामबाण बगीचा दिखाता हूँ, लिंग फैंग ने कहा। जैसे ही वह हवा में उठा, उसका शरीर अचानक बैंगनी रोशनी में चमक उठा। शी म्यू ने हाथ हिलाकर अपनी विश्वसनीय हरे पंखों वाली उड़न गाड़ी को बुलाया। उसके बगल में तरह तरह की अजीबोगरीब और कभी कभी विचित्र उड़न गाड़ियां दिखाई दी, मानो हवा तरह तरह की चिंगारियों और रंगों से भर गई हो। एक सामूहिक झटके के साथ आकाश अचानक रंगीन रोशनियों के एक विशाल समूह से जगमगा उठा, जो भूमि के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही पल बाद समूह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां लहरदार पहाड़ियों की एक अंतहीन श्रृंखला दिखाई दे रही थी। हालांकि यह इलाका काफी नीचा था, जिससे ज्यादातर इलाका छोटे छोटे टीलों जैसा लग रहा था। हवा में ही रहते हुए शी म्यू ने इन पहाड़ियों पर कुछ खेत देखे थे जहाँ हजारों लोग काम करते थे और बागबानी करते थे, तरह तरह की जादुई जड़ी बूटियां उगाते थे। यहाँ तक कि बाड़ों से घिरे कुछ इलाके भी थे जहाँ आध्यात्मिक जानवर पाले जाते थे। भाई लिंग, क्या ये लोग यहाँ जड़ी बूटियों की बागवानी और इन आध्यात्मिक जानवरों को चराने के काम के लिए हैं? शी म्यू ने पूछा। हाँ, संप्रदाय भाई, किंगलैंड पवित्र संप्रदाय के हम शिष्यों को जड़ी बूटियों की कटाई जैसे कामों में मदद के लिए अपनी प्रजा रखने की अनुमति है। जड़ी बूटियों का ये बगीचा और ये जानवर जिन्हें आप देख रहे हैं, भाई ली जिंगवू के हैं। वह एक कुलीन शिष्य हैं, किंगलैंड रैंकिंग में 13वें स्थान पर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास काफी प्रजा है, लिंग फैंग ने समझाया। किंगलैंड रैंकिंग। हरे वस्त्रधारी लू जिंग, जो पूरी यात्रा के दौरान चुप था, अचानक बुदबुदाया। हुआंग, जुवान और दी मंजिलों में शिष्यों का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें किंगलैंड रैंकिंग में व्यवस्थित किया जाता है। ये रैंकिंग संबंधित मंजिलों में प्रत्येक शिष्य के वास्तविक कौशल को दर्शाती है। जितना अधिक शक्तिशाली उसकी रैंकिंग, उतनी ही ऊंची और उसके पास उतने ही अधिक विषय और क्षेत्र होते हैं। लिंग फैंग ने लू जिंग की ओर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जो पहले 10 में होंगे उनके पास लगभग 10 लाख मील जमीन होगी और विषयों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि शायद उनसे एक देश बसाया जा सकता है। समूह में लगभग सभी लोग अपने सीने में प्रेरणा की एक ज्वाला को जलते हुए महसूस कर सकते थे जब वे अपने हाथों को आपस में रगड़ रहे थे और उन अंतहीन धन संपत्तियों और संसाधनों के लिए रैंक में ऊपर जाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि शी म्यू का चेहरा तटस्थ रहा। उसे इतना होश था कि उसे याद था कि वह यहाँ संसाधनों के लिए नहीं आया था, दौलत की तो बात ही छोड़िए, बल्कि एक ऐसे राज के लिए आया था जो किसी को नहीं बताया जा सकता, खासकर ऐसी किसी सैर सपाटे पर तो बिल्कुल नहीं। समूह ने कुछ देर तक पेनिशिया गार्डन के चारों ओर घूमकर जड़ी बूटियों की खेती की कुछ प्रक्रियाओं को देखा और साथ ही आध्यात्मिक जानवरों को चराते हुए भी देखा, और फिर लिंग फैंग का पीछा करते हुए उस क्षेत्र से उड़ गए। 15 मिनट बाद पूरे हुआंग तल के बीचों बीच, जहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं, रोशनी के बड़े बड़े झुंडों ने आसपास के इलाके को रोशन कर दिया, जैसे अलग अलग रंगों और आकार की उड़ती हुई गाड़ियां उतर रही हों। उनमें से सैकड़ों लोग उतरे, वे कोई और नहीं बल्कि शी म्यू और उनका समूह थे। अब उनके सामने एक विशाल सफेद मीनार खड़ी थी, जो इतनी ऊंची थी कि बादलों तक पहुंच रही थी, इतनी चमकदार थी कि उसमें से चमकदार सफेद रोशनी निकल रही थी। एक उम्र 10 लाख साल होती है, या ऐसा मैंने सुना है।